अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हमने रिसर्च पेपर लिखना हो तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं और उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपके एब्स्ट्रैक्ट सबसे पार्ट 1 जो आता है टाइटल के बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है, ठीक है? इस कीवर्ड्स को भी हम फिर देखते हैं बाद में। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने ओवरऑल समरी बतानी है कि आपका पेपर क्या है, किस बारे में है, उसमें हो क्या रहा है और आपके रिजल्ट्स क्या आए, ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्ट की मैंने छोटी सी समरी सी लिखी हुई है कि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है इसमें पॉइंट्स क्या कंसीडर करने हैं। आप व्हाट इज योर टॉपिक अबाउट, ठीक है? अगर आप यूएवीज पे काम कर रहे हो, आप बायोमेडिकल किसी काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो ना, एज्यूम दैट के आपकी कोई छोटी शॉर्ट फॉर्म की एब्रीविएशन या आप कोई स्पेसिफिक बात कर देंगे तो ऑडियंस को नहीं पता और उनको आपके टॉपिक की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता, ठीक है? तो आप बताएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये थोड़ा-सा हम यूएवी बेस्ड इसको लेके चलेंगे इस रिकॉर्डिंग को। तो आप उसमें ये मेंशन करके बता सकते हो कि यूएवीज़ आर बीइंग यूज्ड थ्रूआउट द वर्ल्ड इन लॉट ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन डोमेन एंड ऑल दिस एंड दैट। थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस और उसके बारे में बताओगे, हद 1 से 2 लाइन्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड टेक्स्ट होता है, ठीक है? बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कहते हैं 300 वर्ड्स, कुछ कहते हैं कि चलो ठीक है जी 280 वर्ड्स है, चलो 400 वर्ड्स भी। तो हमारे पास लिमिटेड टेक्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकते और लेकिन पॉइंट्स सारे मेंशन करने होते हैं जो कि मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं। तो और इसलिए आपके पास ओवरऑल लिमिटेड टेक्स्ट अवेलेबल है, तो डू नॉट एक्सीड 1 to 2 लाइन्स अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, ठीक है? व्हाट विल यू डू? नेक्स्ट आपने पॉइंट बताना है, आप कर क्या रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप हैंडल करोगे। 1 to 1.5 लाइन्स, ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्ट काफी लंबा है, काफी ज्यादा लंबा है। क्यों? क्योंकि ये जर्नल अलाउ करता था कि कोई मसला नहीं, आपने जितना लंबा एब्स्ट्रैक्ट लिखना लिख लो, लेकिन ज्यादातर हम इतना लंबे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ नहीं मूव करेंगे। अगेन आप डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल में पब्लिश कर रहे हो। अगर उनकी अलाउ करती है इस तरह से तो ठीक है, फाइन, ठीक है? लेकिन हम जेनेरिक जो ज्यादातर होता है ना कि वो लिमिटेड एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग में देखें, रिसर्चर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर ऑब्जर्विंग रैपिड डेवलपमेंट्स इन फील्ड सच एज द यूज ऑफ क्वाडकॉप्टर ग्रास, दीज एडवांसमेंट्स आर ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? यहाँ तक हमारा सारा उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि हमने उसमें क्या है, कैसे है और उसका कितनी इंपॉर्टेंस है। और इस वजह से ना साथ में हमने शायद थोड़ा सा बता दिया है, एंड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरोडायनामिक्स इफेक्ट्स एंड गायरोस्कोपिक जनरेटेड बाय, ठीक है? उसके बाद हम इस बता रहे हैं कि इस रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये जो पेपर सिस्टम खोला हुआ है इसको आइडियल लेके नहीं कंसीडर करना कि जो लिखा है परफेक्ट लिखा है और इसी तरह से एग्जैक्ट हमने लिखना है, नो। जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूँ उसकी तरफ फॉलो करना है। और उसके सामने एक डेमो पेपर कोई भी एक रैंडम सा फिलहाल खोल लिया मैंने, ठीक है? उसके बाद बता दिया थोड़ा सा कि इस रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं और वो किस चीज को हैंडल करेगा। इतने से पार्ट में आप वो बता सकते हो। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि हम उसकी ट्रिजेक्टरी ट्रैकिंग प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? और इसके नॉन लीनियर डायनेमिक्स की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू, उसको आप कंट्रोल करना आसान नहीं है और हेंस दैट इज व्हाई काइंड ऑफ आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली पार्ट रहती है। और साथ में आप बताओगे कि ठीक है इसके अंदर हमने स्लाइडिंग मोड लगाया है, फलान लगाया, रेड फॉक्स लगाया है, जितना मिनिमम टेक्स्ट हो सकता है ना उसके अंदर आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देकर बता देना, स्टेट कर देना कि फाइन, मेरा ये टॉपिक था, यूएवीज होते हैं उसके अंदर वो फलां फलां फिक्स्ड विंग्स है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसके अंदर मैं बाइकॉप्टर पे, मैं ऑक्टाकॉप्टर पे काम कर रहा हूँ और उसके अंदर ये थोड़ी सी चीज आती है, इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। और उसको हैंडल मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मैंने एसएमसी लगाया, रेड फॉक्स लगाया, वो फलां चीज लगाई है, 4-5 कंट्रोलर्स लगाए हैं और उनका आपस में कंपैरिजन किया, कैसे लगाए हैं, क्या लगाए, कुछ नहीं बताना, सिर्फ बिल्कुल हाइलाइट्स की भी हाइलाइट्स, बिल्कुल ऊपर ऊपर से आपने टेक्निक्स बतानी है, मेंशन करनी है, ठीक है? अगर मैंने 4 कंट्रोल्स लगाए ना, मैं चारों कंट्रोल्स का नाम करके ये लगाए हैं और इनको आपस में कंपेयर किया है, इनकी परफॉर्मेंस को, इनके ऊपर रेड फॉक्स एल्गोरिथम लगाया है और इनकी परफॉर्मेंस को मैंने ग्राफिकली भी कंपेयर किया है, टेबुलर एनालिसिस भी की है कंपेयर, ठीक है? एंड दैट इंफॉर्मेशन इज इनफ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप क्या कहोगे, मेंशन एनी एडिशनल एनालिसिस दैट यू हैव परफॉर्म, लाइक आपने कुछ स्टेबिलिटी एनालिसिस की है, कुछ 3D हेलिकल ट्रैजेक्टरी अगर आपने दी है, ग्राफिकल एंड टेबुलर, तो इन दोनों का मर्ज करके ज्यादा लाइनें एक्सीड ना करते हुए कोशिश करनी है कि यही पार्ट इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बेस पर आप बता दो। ये जो भी आपको मैंने मिक्स करके बता दी ना, एसएमसी लगाया, ये लगाया, रेड फॉक्स लगाया, उसके ऊपर एआई की कोई टेक्निक लगाई है और फिर मैंने ग्राफिकल और टेबुलर एनालिसिस भी की है। और टू वेरीफाई कि मेरा जो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है वो ठीक लगा कि नहीं लगा, मैंने लैक ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मेरा ड्रोन अच्छा उड़ा है कि नहीं उड़ा, उसके लिए मैंने 3D कॉम्प्लेक्स हेलिकल ट्रैजेक्टरी भी दी है उसको,
ठीक है, एडिशनल काम नहीं किया तो ठीक है, या फिर मेंशन नहीं करोगे, लेकिन बिल्कुल जेनेरिक लाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलिकल शेलिकल लिखा होगा, हाँ ये देखो, द नॉनलीनियर इज डेवलप, हाँ, नॉनलीनियर मॉडल ऑफ द क्वाडकॉप्टर इज डेवलप्ड यूजिंग लैग्रांज फॉर्मलिज्म इन मैटलैब और E25, ये किया है ना, इतनी लाइन इनफ है इसको मेंशन करने के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग गायरोस्कोपिक, इसने ये दो मोमेंट्स भी लिए जो कि नॉर्मली लोग नहीं लेते, तो इस बात समथिंग इंपॉर्टेंट तो मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन टेक्स्ट देख लो मिनिमम, Lipmanov stability analysis is performed to ensure asymptotic stability, ठीक है। अब इतना भी नहीं कि Lipmanov stability analysis performed, थोड़ा तो बताना भी था ना कि मकसद क्या था इसका, ठीक है। सेंटेंस एक कंप्लीट होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के ना समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, लेकिन टेक्स्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना टेक्स्ट की कंपल्शन है कि बस छोटी बात करनी है, आपने ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। 3D helical complex trajectory is employed to analyze the performance and consistency of the proposed optimized controllers, ठीक है। 3D हेलिकल ट्रेजेक्टरी मैंने दी है, ये लिख दूं सिर्फ, नॉट गुड इनफ टू एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रपोज्ड ऑप्टिमस कंट्रोलर, मकसद के साथ बता दिया, और एक सेंटेंस है सिंपल, ठीक है। अब कुछ पेपर्स रीड करने हैं, आपने ऑलरेडी काफी करते भी रहे हो, तो उसके अंदर आप नोटिस करो, ये सारा जो यहाँ पर इंग्लिश यूज करते हैं ना, ये इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट है, इंफॉर्मेटिव, आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इसमें वी डिड दिस, आई थॉट ऑफ डूइंग दैट, देन आई थॉट टू इंप्रूव दिस, आई शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू, नथिंग, कन्वर्सेशनल इंग्लिश नहीं, बिल्कुल भी नहीं कन्वर्सेशन करनी है आपने टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे लिख ये भी लिख सकता हूँ, देन आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ 3D हेलिकल ट्रैजेक्टरी व्हिच आई डिड, तो ये कन्वर्सेशनल बात है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कन्वर्सेशनल, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें मैं स्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन द प्रपोज्ड फॉर वेरिएंट्स आर कंपेयर्ड विद 3 ट्रेडिशनल कंट्रोल स्ट्रेटजीज, स्टेट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन स्टेट कर रहा हूँ। ये इस चीज को मैं इस थोड़ा सा इन्फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम लिखते हैं ना, बहुत ज्यादा मैंने जो देखे हैं अभी तक, वो सारे इंग्लिश आती है लेकिन जब लिखते हैं ना तो कन्वर्सेशनल लिख रहे हैं। ये आर्टिकल नहीं है, ये रिसर्च पेपर है, इसमें आपने चीजें स्टेट करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, बस। we did this, we thought of doing that, then we did this, we gave a helical trajectory, then we optimized the controllers, then we, no, जो किया है just state it, give information to someone, be a robot, nothing else, ठीक है। all the controllers are optimized, then we optimized all controllers, ठीक है। कन्वर्सेशन नहीं करनी किसी के साथ, राइट, क्योंकि आप मतलब बेसिकली ऊपर सारे टाइटल्स हैं आपके, वो सारे ऑथर्स के नाम है, पता है उनको, एक टीम है, ठीक है। तो जस्ट गिव एन इंफॉर्मेशन एंड दैट इज गुड इनफ, ओके। अच्छा, हमने यहाँ पे बता दिया कि ठीक है, ये मेरी मेथोडोलॉजी थी, इसमें मैंने ये टेक्निक यूज की है, और इसके अंदर मैंने जो कोई एडिशनल काम किया, लैब स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये वो किया, ये किया क्या, ठीक है। ये है क्या टॉपिक है तुम्हारा और उसकी जरूरत क्या है, ठीक है। ये है क्या क्या किया है तुमने, ठीक है, क्या क्या किया है तुमने, और ये है उससे हुआ क्या है, रिजल्ट्स क्या आए, जो तुमने किया उससे रिजल्ट्स क्या आए, what are the results that are achieved by implementing your methodology defined in point 3 और point 4 तो एडिशनल चीजें है ना, point 3 आपकी असल मेथोडोलॉजी, मैंने ऐसा लगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको लगाने से रिजल्ट्स क्या अचीव हुए, प्लीज मेंशन ओनली द कंक्लूसिव रिजल्ट, बेस्ट आंसर विद टेक्निकल सपोर्ट, जस्टिफाई योर क्लेम बेस्ड ऑन योर टेबलेट डाटा, ठीक है। अब रिजल्ट्स तो बहुत ज्यादा सारे होंगे ना, आपने टेक्स्ट में लिमिटेड रहना है कि यार मैंने 10 कंट्रोलर्स लगाए, मैंने 15 एल्गोरिथम्स लगाए, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर हल्का सा स्टेट कर चुके हो कि अगर बहुत ज्यादा एल्गोरिथम है ना, तो सबके पूरे प्रोपोर्शन नाम ना लिखो, अगर वो इतनी ज्यादा है आपकी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि वो इतनी ज्यादा आपकी नोवेल्टी अगर नहीं है, तो बस ठीक है, कह दो मल्टीपल एल्गोरिथम्स, ठीक है, या आप स्टेट कर दो कि 8 एल्गोरिथम्स, फिर उसका नाम भी बताना पड़ेगा। अच्छा, और तो उनमें से जो बेस्ट निकला ना आपको कि यार वो कैप डिस्ट सबसे अच्छा निकला, तो यहाँ पे सिर्फ कैप डिस्ट की बात करो, अदरवाइज आप अकेले अकेले 10 टेक्निक्स हैं आपकी, अकेले अकेले का रिजल्ट बताने लग जाओ, तो वो तो 15 लाइन तो वो ले जाएगा। 10 टेक्निक्स है, हर टेक्निक का रिजल्ट, पहली टेक्निक का रिजल्ट बताया 2 लाइनें इसमें लगी, दूसरी टेक्निक से क्या रिजल्ट निकला 2 लाइनें इसमें लगी, तो ये तो 20 लाइनें लग जाएंगी 10 रिजल्ट बताते हुए। आपका जो है ना, व्हाट आर द रिजल्ट्स अचीव बाय इंप्लीमेंटिंग योर मेथोडोलॉजी, प्लीज मेंशन ओनली द कंक्लूसिव रिजल्ट, बेस्ट
विद टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने ज्यादा मैंने यहाँ पे देखो ना ऊपर बताया मैं कि ये देखो दिस रिसर्च प्रपोजेस नोवल कंट्रोलर्स कैप डिस्ट है, ठीक है, बीएफडीआई एसएमसी है, इंटीग्रल एसएमसी है और खाली एसएमसी है, बैरियर फंक्शन बेस्ड एसएमसी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन तीन और लगाए हैं, चार वो तीन ये, 7 कंट्रोलर्स हैं और एक एल्गोरिथम है। ठीक है, तो इतना कुछ लगाया है। मैं यहाँ पर ये सिर्फ बता रहा हूँ हार्डवेयर लोग की है। ठीक है, अब ये है वो लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे स्टेट कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 5 जो है ना, वो ये है, द सिमुलेटेड रिजल्ट शोड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ गैप डिश सरपास्ड ऑल अदर कंट्रोल लॉस। ठीक है, अब ये कह देना इनफ नहीं है। ठीक है, ये कह देना इनफ नहीं, प्लीज मेंशन योर कंक्लूसिव रिजल्ट विद टेक्निकल सपोर्ट। आप एनी क्लेम नहीं कर सकते कि किसने कहा, किस तरह से कह सकते हो आपके सरपास्ट ऑल अदर, सबसे अच्छा कैसे निकला, किस तरह से कह सकते हो। यहाँ पर आप कहोगे इट हैज अचीव्ड मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स का इतना निकला है, रूट मीन इतना निकला है, बाकी चीजें इतनी निकली, इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप कोई ना कुछ सेट, यहाँ पे मैंने वो ट्रांजिट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकाले हुए, लेकिन वो आप निकालो, आप कहोगे इसका सेटलिंग टाइम सबसे छोटा आया है इन कंपैरिजन टू अदर, और इतने परसेंट इसका लो था, बाकियों का सेटलिंग टाइम का 1 सेकंड, किसी का तो 1.5 सेकंड्स का 0.1 है, तो इट इज आप कहोगे 10 टाइम्स 100 टाइम्स फास्टर देन दैट। वो कोई मैथमेटिकल एनालिसिस के कुछ फैक्ट्स स्टेट किए हों, वो आपका प्रूफ है आपके क्लेम का। ठीक है, वो आपकी जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई योर क्लेम। जो आप क्लेम कर रहे हैं ना कि ये चीज सबसे अच्छी निकली, उसकी जस्टिफिकेशन करनी है, और ये आगे सबके आगे लिख दी है, मैक्स इतनी लाइनें और उतनी लाइनें। ठीक हो गया, सही है ना। अच्छा, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब एक दफा हम जेनेरिक ऊपर से देखते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं बाकी चीजों में। एब्स्ट्रैक्ट के बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बेसिक ये बताते हो कि मैंने सिस्टम क्या है, अगेन एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, अब आपने भूल जाना कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। इंट्रोडक्शन में आपने फिर से वही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, यूएवीज क्या होते हैं, उनका मतलब क्या है और वो कैसे हैं, वो ये हैं वो हैं। ठीक है, इस सारी आपने बतानी है कि यूएवीज क्या हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब डिटेल। अब कोई लिमिटेशन नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन आपके पास अब काफी ज्यादा गुंजाइश है। अब आप लिखो जितना लिख सकते हो जो रेलिवेंट है, बोर नहीं होना चाहिए कि रीडर है ओके यार क्या है कि बात बार बार करी जा रहा है, अभी तक मैंने चौथे पैराग्राफ पे अभी तक यूएवी की इंपॉर्टेंस ही चल रही है, वो पेपर ही बंद कर दे आपका। ठीक है, वो पेपर बंद कर दे, आपको कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई साइटेशन नहीं आएगी, जब साइटेशन नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे यार फजूल पेपर, 10 साल पुराना है, उसकी 2 साइटेशन है, यानी कि पेपर तो उसने लिख लिया, पब्लिश भी हो गया, लेकिन फजूल पेपर तक साइटेशन नहीं आ रही। राइट, तो योर पेपर शुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, 4 पैराग्राफ गुजर गए, यूएवी की इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, नो। लेकिन कहने का मकसद ये है यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी है, जितना मर्जी लिख सको, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि 3 लाइनों में खत्म करना, नहीं। लेकिन बोरिंग नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को इतना लंबा खींच के चलते रहो। इसमें आप बताते हो कि सिस्टम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अंदर होता क्या क्या है, और इसके अंदर फिर प्रॉब्लम क्या आती है, और उस प्रॉब्लम को लोगों ने किस तरह से कैटर किया गया है, और फिर लोगों ने इस तरह से कैटर किया, लेकिन उसके अंदर ये फला फला मसला रह गया था, तो वो मैं इसके अंदर वो फला फला मसला कैटर करूंगा, और ये मेरी टेक्निक होगी। ये सारा इंट्रोडक्शन, ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग पेपर। ठीक है, ये पेपर है हमारे पास 25 पेजेस का, राइट। तो नॉर्मली एक अच्छा जर्नल पेपर 12-13 पेजेस का भी आराम से हो सकता है, 10 पेजेस का होना चाहिए कम से कम ना, डबल कॉलम। तो इसमें असल में इस लंबा है कि इसमें काम असल में बहुत ज्यादा हुआ है, 7 कंट्रोलर्स हैं, और जो ग्राउंड को ऑप्टिमाइज भी किया हुआ है, तो फिर कंट्रोलर्स के अलग से लिटरेचर किया है, ऑप्टिमाइज के अलग से किया, चीजें ज्यादा की है ना, तो इसका टेक्स्ट ओवरऑल बढ़ गया। ठीक है, पेजेस बढ़ गए, फिर रिजल्ट्स ने भी बहुत ज्यादा पेजेस ले लिए। अच्छा, ये सारा इंट्रोडक्शन लिटरेचर ही चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडलिंग। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा, इंट्रोडक्शन पहले आगे एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। सिस्टम को बता दिया, उसके अंदर आपने साफ बता दिया कि ये लोग इस तरह से काम करते नहीं है, लेकिन इसमें ये गैप आ जाता है, या लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, मैं इस चीज को भी कंसीडर कर रहा हूँ, मेरी ये बात होगी। ठीक है, अब आपकी आती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। सारी जुबानी कलामी तो बता दी है, लेकिन आप थोड़ा सा ना अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दो। मैथमेटिकल मॉडलिंग पार्ट 2 आ जाता है, राइट। मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप सारे अपनी मैथ स्टेट करके सिस्टम के सारी चीजें बताओ कि मेरा स्ट्रक्चर कॉर्ड का सिमेट्रिकल है, जो कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, कोई चीजें अज्यूम की हैं, हर चीज स्टेट कर दो यहाँ पर। ट्रस्ट, ये मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। ठीक है, और ये मेरे काइनेमेटिक्स इस तरह से हैं कि उसका जो टॉर्क शॉर्क है वो इस तरह से निकल रहा है। ठीक है,
फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। और उसके यूनिट्स यूनिट सारी फिगर से एक्सप्लेन करो अपने सिस्टम की सारी जितनी डायनेमिक्स है ना, वो आप स्टेट करो। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट है फुल, इतना आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है कि पढ़ के कोई इसको रेप्लिकेट कर सके, इसको रियल लाइफ से जोड़ सके। अगर कोई इसको डिटेल इसको इम्प्लीमेंट करने चाह रहा है और उसने वो रियल लाइफ से जोड़ नहीं पा रहा ना, बस वही कहेगा यार इस बंदे ने पूरा काम नहीं किया। वो तो ऑफ कोर्स आप हर चीज पूरे काम नहीं कर सकते। अब तो आप कहो कि यार मैंने कंट्रोलर के यू अगर इक्वल टू कर रहा हूँ कि ये मेगा वन मेगा टू मेगा थ्री का स्क्वायर है, तो फिर उस ओमेगा की मैं रियल लाइफ में मैपिंग भी कराऊँ ये भी कराऊँ, वो तो फिर मैं ड्रोन भी लगा दूँ। वो हर चीज तो नहीं करती। लेकिन आप जो लिमिटेड काम कर रहे हो ना कि इस रिसर्च में मैं सिर्फ ये चीज कंसिडर करूंगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने आर लिख दिया और आर को डिफाइन नहीं किया कहीं पे, तो लिखा क्यों है? अगर लिख दिया तो डिफाइन कर दें थोड़ा सा, ठीक है। उस डिफाइन के आगे डिफाइन रियल लाइफ से क्या ताल्लुक होगा और किस तरह से वो एक्स्ट्रा डिटेल, क्योंकि ये बुक नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना को आपने काम किया है उसको आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर दो, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। अब आयलर एंगल्स है, अब आयलर एंगल्स के ऊपर एक चैप्टर पूरा होता है। एक किसी मैथ की किताब के अंदर आप कह सकते हो चलो पूरा एक टॉपिक होगा, फ्यू पेजेस होंगे, वो तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पर। हमने लिमिटेड रहना है, सिर्फ अपना काम बताना है और अपने काम को इतने तरीके से डिफाइन करना है कि एक न्यू कमर है वो आपके काम को देख के, जिसकी थोड़ी बहुत बेस है मैथ्स का पता है उसको, आपके काम को देख के समझ जाए। जिस तरह से आप लोग भी फर्स्ट टाइम पेपर को पढ़ रहे थे, तो वही पेपर अच्छा लगता था जिसकी आपको समझ आती थी। और समझ किस पेपर की आती थी? जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं आती थी जो उसने डिफाइन ना की हो। यहाँ पे टी एक्सटर्नल लिख दिया है और टी एक्सटर्नल को उसने लिखा ही नहीं नीचे कि टी एक्सटर्नल है क्या, तो आपको कि यार ये बाकी तो ठीक है लेकिन ये टी एक्सटर्नल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ठीक है। तो वो फिर कहेगा यार ये बस, फिर ये रिसर्चर इतनी अच्छी नहीं है, इसको साइड भी नहीं करेगा, पढ़ना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, इसकी सारी लैग्रांज फॉर्मूलिज्म है, उसका मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल क्या रोटर के डायनामिक्स है, ये ना दो रोटर के डायनामिक्स अपना अपना काम है, इसमें जरूरी नहीं कि दो। फिर इसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, पूरा सिस्टम मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया आपने, अपने सिस्टम की सारी डिटेल दे दी। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड सेक्शन। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मैथमेटिकल मॉडलिंग, और ये अब आप कह लो कि टेक्निक्स, योर मेथोडोलॉजी की टेक्निक्स। मेथोडोलॉजी का सेक्शन आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, और वो मिक्स है, ओवरलैपिंग है। हमारी मेथोडोलॉजी का कंट्रोलर डिजाइन है तो हम उस तरफ शिफ्ट कर गए। आप नाम रख सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा जेनेरिक होना चाहिए, कि आप छोटी छोटी चीज का नाम नहीं रख सकते, तो वो फिर सब सेक्शन आ जाता है ना, ठीक है। कंट्रोलर डिजाइन में हम कहते हैं कि ठीक है, दिस आर्टिकल कंट्रोल प्रॉब्लम, इसको तो बेसिक दिया कि ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग की कंट्रोल प्रॉब्लम है, और स्लाइडिंग मोड की बेसिक थ्योरी बताई मैंने। स्लाइडिंग मोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वेरी लिमिटेड, बट बताना था ना एसएमसी क्या है, लेकिन बीइंग वेरी लिमिटेड। वेरी फंक्शन बेस्ड एसएमसी मैंने पहले डिजाइन किया, एसएमसी की डायग्राम बना दी है मैंने, एरर्स डिफाइन किए, मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, एरर का डॉट लिया, स्लाइडिंग सरफेस डिफाइन के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा, फ्यू लाइन्स एक्सप्लेनिंग कि ये नेगेटिव होना चाहिए, इससे ये होगा। ये मैं स्टेबिलिटी एनालिसिस चेक कर रहा हूँ, स्टेबल निकला है मेरा, ठीक है। स्टेबल निकलने के बाद ये मेरा बैरियर फंक्शन है, ये मेरा सिग्नल फंक्शन है, मैथ्स लिख रहा हूँ। तो स्टेप्स नहीं हम करते होते हैं एसएमसी को डिजाइन करने के लिए, तो वो सिंपल मैथ्स है और उसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है साथ में। यू कैन यूज एआई टूल्स फॉर हेल्पिंग गेटिंग टू नो कि मैं किस तरह से लिखूं, क्या चीज लिखूं, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद ये आपका वो फाइनल कंट्रोल है जो निकलता होता है, जो हम मैटलैब में जाके टाइप कर लेते होते हैं, U2, तो वो ये निकला है, ठीक है। U2 ये है। और हाँ, U2 मैंने, मेरा मेथड ये था कि आप डिफरेंट मेथड भी ऑफ कोर्स कर सकते हो, इसकी वजह से इसकी लेंथ भी बहुत लंबी होगी। तो U2 के साथ आप लिख सकते हो कि यूजिंग सिमिलर मैनर पे हम दूसरी चीजों को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये बाकी स्टेट्स ये हैं, उनके ये कंबाइंड एरर्स हैं, ठीक है। या आप एक दफा में कर सकते हो कि केले केले का एरर है सारा, वही प्रोसीजर मैंने दोबारा से लिख दिया जो भी यहाँ पे सारा करके था ना एक चीज के लिए, वो मैं बाकी सारी चीजों के लिए दोबारा से कर रहा हूँ और उसको दोबारा स्टेट कर रहा हूँ। तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इससे टेक्स्ट बढ़ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अगर आपका ओवरऑल मिनिमम हो रहा है तो ठीक है, आप डिस्क्राइब कर लो, लेकिन फिर ये 25 पेजेस बन के फिर आपको रीड भी करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव भी करना पड़ता है और ऑल दिस एंड दैट, मतलब मेहनत ज्यादा रहती है। तो ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस है, और ये बाकी सारे यूज निकल हैं, U3, U4, U1, UX, UI और U2 तो पहले निकाल लिया था, ठीक है। अब फिर मैं नेक्स्ट वेरिएंट पे गया, बैरियर ISMC, उसके लिए फिर ये मुझे दोबारा एरर्स डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, मैं पुराने अगर सेम इक्वेशन है तो पुरानी इक्वेशन को यहाँ कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर फलाना ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये उसके यूज आ गए। इस दफा मैंने बहुत लिमिट रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोसीजर तो बता चुका ना, तो अभी सिर्फ जो चेंज आई है सिर्फ मैं वो डिफाइन करूँगा। प्रोसीजर तो सारा बता चुका हूँ एसएमसी का डिजाइन होने का, तो बैरियर फंक्शन एसएमसी और इंटीग्रल एसएमसी डबल इंटीग्रल में सिर्फ
छोटे कुछ पार्ट्स है ना जो चेंज होने हैं, बेसिक एसएमसी का डिजाइन वही रहना है, तो जो पार्ट्स चेंज होने हैं सिर्फ वो स्ट्रेट करूंगा, क्योंकि हर दफा ये सारा कुछ दोबारा खाने तो एक तो रेपिटेशन हो जाती है, रेपिटेशन किसी चीज की नहीं होनी चाहिए पूरे पेपर में, एक बात एक दफा कर दी दोबारा नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है ना, या एज्यूम कर रहे हो कि अच्छे लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना, अच्छे लोग हैं लेकिन न्यू कमर्स, ठीक है, ये डबल इंटीग्रल है, ये मैंने ये स्लाइडिंग सरफेस से, हाँ स्लाइडिंग सरफेस इसलिए बताई क्योंकि ये डबल इंटीग्रल में वो फिर वो स्लाइडिंग सरफेस भी तो चेंज हो रही है ना, इंटीग्रल की टर्म जब ऐड करते हैं ना तो स्लाइडिंग सरफेस भी चेंज होती है, तो स्लाइडिंग सरफेस के बाद स्लाइडिंग सरफेस का डॉट उसका डेरिवेटिव एक दफा बता दिया, तो डेरिवेटिव मैंने दोबारा स्ट्रेट नहीं किया, ठीक है, वो तो फिर वो तो किताब हो जाएगी ना, किताब नहीं लिखना था, फिर ये कैप लिस्ट आ गया, कंट्रोल्स का बताया जितने को हो, अच्छा जी, उसके बाद गुड हो गया, कैप लिस्ट बता दिया, अब मैंने ऑप्टिमाइजेशन की है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के बारे में ये हल्की सी के ये क्या होता है, ग्रे वुल्फ कैसे चलता है, इतना सा पैराग्राफ जेनेरिक लिखा, चलता कैसे उसके स्टेप्स लिखे, थोड़ी सी थ्योरी लिखी, ये उसके फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन है, इसको कहते हैं सूडो कोड भी हम कहेंगे दूसरे में, ये के स्टेप 7 में ये करता है, अपडेट करता है, एक फ्लो चार्ट डाल दिया, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास दैट्स इट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिजल्ट्स का सेक्शन, ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पर देखा है कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की सारी डिटेल्स चेक कर ली, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिमुलेटेड रिजल्ट्स का बारे में, ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन का ये डिटेल्स, वो फिर क्या मेंशन करना है, क्या क्या चीजें स्टेट करनी है, वो फिर मैं आपको साथ साथ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, अभी एक दफा जेनेरिक देखेंगे, उसके बाद आता है सिमुलेटेड रिजल्ट्स, सिमुलेटेड रिजल्ट्स के अंदर अगेन वही सारी चीजें कि इन दिस सेक्शन द प्रपोज्ड कंट्रोलर इज वेरीफाइड बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस, चीजें स्टेट कर रहे हो, इंफॉर्मेटिव इंग्लिश लिखनी है आपने, ठीक है, कन्वर्सेशन कहीं नहीं करनी किसी भी बात, ठीक है, अच्छा उसके बाद एटीट्यूड कंट्रोल पे काम किया, एटीट्यूड के बारे में थोड़ी सी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मैटलैब की डिटेल्स लिखती है कि आपने सिनेरियो सारा डिफाइन किया कि ये जो मैं ले रहा हूँ डिटेल्स ये कैसे ले रहा हूँ, इनके सारे यूनिट्स वगैरह ठीक होने चाहिए, और ये फिर उसकी डिटेल है, ये उसके अपना परफॉर्मेंस इंडिसेस हैं कि इंटीग्रल स्क्वायर एरर, ये सारा फलां फलां टेक्निक का ऐसे निकला, टेबुलर और ग्राफिकल दोनों निकला है आपके, हेडिंग कंट्रोलर आ गया और एटीट्यूड फिर सारे अपने रिजल्ट्स आप स्टेट करो, ठीक है, उसके बाद फिर कंपैरेटिव एनालिसिस में 3D ट्रेजेक्टरी को आप उसमें लगा दिया हेलिकल, ये तो इस पेपर की डिटेल है ना, आपका अगर डिफरेंट टॉपिक है तो आप डिफरेंट होगी, सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद आपका कंट्रोल टेक्निक कोई और फील्ड है तो उसकी अपनी मेथड जो भी आपकी उसकी टेक्निक होगी, वो एल्गोरिथम लगाया था हमने वो बता दिया, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट्स के बाद हमारा अब तो हार्डवेयर लूप किया तो उसके बारे में डिटेल आगे नहीं किया तो ठीक है नहीं आएगी, और उसके बाद फिर कंक्लूजन्स, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, then mathematical modeling, then methodology, conclusions. So these are the main आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है, सो अगेन दीज पेपर्स आर नॉट परफेक्ट, फाइंड समथिंग जो बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर का और हाई क्वालिटी जर्नल बहुत अच्छी जगह को उसको आप फॉलो करने के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, एंड अगेन थोड़े से एशियन इतना वो थोड़ा आप रीड भी करके देख सकते हैं कि शायद क्वालिटी में उस तरह से ना बेहतर तरीके से दे सकें, अदर देन एशियंस पेपर आप देखें तो उसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्वालिटी बेहतर आ सकती है, अगेन किसी पेपर को ब्लाइंड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर इस पेपर ने ऐसे लिखा तो ये चीज ऐसे ही होती है, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, कोई पेपर किसी भी एंगल से लिख सकता है, अच्छा उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का सेक्शन, अच्छा उससे पहले हम ये कीवर्ड्स थोड़ा सा देख लेते हैं, कीवर्ड्स होते हैं पेपर के बारे में आप समझ लें जिस तरह टैग्स होते हैं, मेन टैग्स, कि कोई सर्च कर रहा हो, कोई कीवर्ड्स होता है ना, गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं आपका पेपर वहां पे आ जाना चाहिए, तो अपने पेपर की जो मेन तरीन हाईलाइट्स है ना, मेन की भी मेन, और वो बिल्कुल 1 या 2 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आपने 5 to 6 कीवर्ड्स देने होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटर नॉनलीनियर मॉडल को सर्च करेंगे भी, इस तरह का सर्च करें मेरा पेपर वहां शो हो जाएगा, ठीक है, ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग को कोई सर्च करे तो मेरा पेपर शो हो जाएगा, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का कोई सर्च करे मेरा पेपर शो हो जाएगा, बाइनरी फंक्शन का कोई सर्च करे कहीं पे मेरा पेपर शो हो जाएगा, आईजीएफ ये सर्च करे तो पेपर शो हो जाएगा, अगेन आपका पेपर पब्लिश हो गया है और उसकी साइटेशंस नहीं है, कोई साइटेशन ये शो करती हैं कि आप किसी ने आपका पेपर पढ़ा है और उसको इतना बेहतर लगा है, अच्छा लगा है कि वो अपने पेपर में आपका पेपर मेंशन कर रहा है,
आपके बारे में जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि ये फलां ऑथर ने ये ऐसे ऐसे काम किया था, स्टेट कर रहा है, उसको काम आपका अच्छा लगा तो वो स्टेट करने के काबिल समझेगा। ठीक है, वो एक बंदा है, उसने किसी को साइट किया है, इसको पेपर के अपने पेपर में मेंशन किया है, उसकी एक साइटेशन आ जाएगी, दूसरा बंदा मेंशन करेगा दूसरी साइटेशन आ जाएगी, तीसरा करेगा तीसरी साइटेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका पेपर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक तो बोरिंग हो गया शुरू में, किसी ने आगे जाके क्या पढ़ना था, शुरू में बोरिंग हो गया, और आपने कीवर्ड्स में कोई ठीक यूज नहीं किए थे, टाइटल भी आपका सका नहीं था, तो किसी के सामने नहीं आ रहा, विजिबिलिटी जीरो है, तो साइट क्या करना है किसी ने, फिर वो लो क्वालिटी पेपर की तरफ मूव कर जाएगा अल्टीमेटली ऑटोमेटिक। तो ये आपकी मेन और जी, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्वाडकॉप्टर, और फिर मैं लिख दूँ लाइपनोव, और तीसरा मैं लिख दूँ ड्रोन, और चौथा मैं लिख दूँ क्या कहें इसको, कुछ कह दें कि हम हार्डवेयर, हार्डवेयर लूपिंग, तो ये फजूल टाइटल्स हुए। ड्रोन मेरी रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है नहीं, मैंने यार स्टार्टिंग मोड पे काम किया, मैं वो लिखूँ ना, खाली जेनेरिक नहीं लिखना ना, वेरी रेलिवेंट एंड वेरी स्पेसिफिक, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम आप देखें कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना होता है। अच्छा, यहां से हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन। अच्छा, व्हाट इज क्वाडकॉप्टर सिस्टम एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड, अपने सिस्टम के बेसिक बेसिक उसको इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, उसको आप इंट्रोड्यूस कर दो एक दो पैराग्राफ्स में, यूएवीज ये होते हैं, वो ऐसे करते हैं, उनकी दुनिया में यहाँ यहाँ यूज होते हैं, इस चीज में यूज होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, जेनेरिक बेसिक। आफ्टर यू हैव डिफाइंड व्हाट इज योर सिस्टम, नाउ प्लीज स्टेट द प्रॉब्लम इन योर सिस्टम। तो पढ़ने वाला पढ़ेगा, कहेगा अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने दो पैराग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है, मैं दो पैराग्राफ्स में बोर नहीं होता, पांच छह पैराग्राफ एक ही बात करता रहता, तो फिर मैं कहता यार ये क्या है। ठीक है, तो ये बंदा इतनी यूएवी की बात क्यों कर रहा है, क्या है इसमें। ठीक है, तो फिर मैं उसमें, और मतलब कि एक रिसर्च पेपर है, इसने कोई चीज सॉल्व की होगी ना, तो ये जेनेरिक बातें कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव ये होगा एक रिसर्च का। तो आप सारा बता दो कि यार ये यूवीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें सारा कुछ ऐसे ऐसे यूज होता है इनका, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इनमें एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये नॉन लीनियर होते हैं, अंडर एक्चुएटेड सिस्टम्स हैं, और इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इंपॉर्टेंस के बाद आप प्रॉब्लम बताओगे ना, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने वाले लोग इंटरेस्टेड होंगे कि यार ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें ये प्रॉब्लम है, तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेट कर दोगे तो लोगों को पता ही नहीं होगा इंपॉर्टेंस का कि यार ये प्रॉब्लम तो है, इसको सॉल्व करना वर्थ इट भी है कि नहीं। उसके पहले आप इंपॉर्टेंस बताओ कि ये जो चीज है, ये प्रॉब्लम है, ये अगर सॉल्व हो जाएगी तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट बनता है। तो आप सिस्टम के जब आप बताते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये यूएवी, अपन कोई भी ईवी का सिस्टम है, आपका बायोमेडिकल है, कोई भी टॉपिक है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे, फिर उसका प्रॉब्लम बताओगे। नाउ प्लीज स्टेट द प्रॉब्लम इन योर सिस्टम, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, एक एक से तीन लाइनों के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की भी इंपॉर्टेंस बताइए ना, कहेंगे वोल्टेज इज प्रॉब्लम है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह से स्टेट कर दो तो थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस होता है ना, कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से लोड्स खत्म हो जाएंगे, सेंसिटिव इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की तरफ भी जाए रादर देन जस्ट स्टेटिंग कि ये मेरी प्रॉब्लम है। उस स्टेटमेंट के साथ उस प्रॉब्लम को रीडर को ये भी बता दें कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये हेडिंग है उस प्रॉब्लम की, उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड द प्रॉब्लम प्लीज स्टेट द मेथड्स इन लिटरेचर रिव्यू दैट हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, दिस इज योर लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, ये है वो आपका लिटरेचर रिव्यू। फाइन, आपने स्टार्ट क्या किया, आपने सिस्टम के बारे में बताया, मेरा सिस्टम ये है, इसकी दुनिया में ये इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत जगह यूज होता है, और इससे ये हो रहा है, और इससे कमाल हो रहा है, कमाल बात है इसकी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है, आप पहले नहीं हो दुनिया में कि जो इस प्रॉब्लम पे हो भी सकता है ऐसा का कोई ऐसा काम हो, लेकिन उसको बहुत आपको एक 500 से तो प्लस पेपर्स पढ़ो ताकि आपको पता लगे कि इस प्रॉब्लम को जो मैं देख लूँ कभी किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो ज्यादातर किसी ना किसी ने देखा ही होता है उस प्रॉब्लम को। तो आपने सिस्टम का बताया कि ये इतना पढ़ रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस ये है। अब आपने प्रॉब्लम स्टेट कर दी, अब आप ये बताओगे इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व जो किया गया है वो किस किस ने किस किस तरह से किया सॉल्व।
एक स्टोरी की सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस के बगैर आपका पेपर रीडेबल नहीं है, फजूल हो जाता है, बंद हो जाता है बहुत जल्दी। नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू परस्यू अगर आप स्टोरी की सीक्वेंस नहीं लेके चल रहे। आप एकदम, काफी स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज नोटिस की है कि उनको जब बता दिया जाए ना, अगर कॉन्सेप्ट ना समझेंगे यार, ठीक है हाँ, एक पहले सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो, फिर प्रॉब्लम बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, फिर उसके सॉल्यूशंस बताएं कि ये हुए हैं। ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं ना समझते, उनको फिर बताओ पहले प्रॉब्लम बतानी है फिर स्टेटमेंट बतानी है, वो बीच में ना एक लिंकिंग पैराग्राफ होता है। A lot of techniques have been used in the literature to handle this problem। ये एक सेंटेंस है जो पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से लिंक कर रहा है, उस तरह की चीजें अवॉइड कर देते हैं। जब तुम बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, जब तुम बात करेंगे यूएस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगली लाइन में लिख देंगे ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग इज द प्रॉब्लम, अगली लाइन में लिख देंगे फला ऑथर डिड दिस, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। आपकी सीक्वेंस जरूर कायम रहनी चाहिए, पहले स्टोरी का फ्लो रहना चाहिए, एक से दूसरे में लिंक होना चाहिए। अब आपने कहीं पे लिख दिया कि कंट्रोलर्स आर यूज्ड, ठीक है, अब आपका एक पैराग्राफ चल रहा था, उसमें आपने कहा स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर हैज बीन यूज्ड इन दिस एंड दैट, उसके अगला सेंटेंस या अगला पैराग्राफ आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया रेड फॉक्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम हैज यूज्ड दिस, तो रीडर कहेगा कि यार अभी तो ये कंट्रोलर की बात कर रहा था, इसको बैठे बैठे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कहां से याद आ गया। यहां पर एक सेंटेंस मिस किया, वो ये था कि these controllers do not perform optimally without if their gains are not tuned at best way, and various methods have been used in the literature to optimize these gains। Optimization algorithms are one of the best methods widely used today। रेड फॉक्स इज वन ऑफ दैट एल्गोरिथम, और फिर रेड फॉक्स की बात करो, लिंक करना है अगली बात को पिछली बात से, रादर देन कि आप डायरेक्टली स्टेट कर दो। अब डायरेक्टली स्टेट करोगे, रीडर कहेगा यार अभी ये फलां चीज की बात कर रहा था, अभी इस चीज की बात कर रहा है, और आप फिर जंप मार के किसी और चीज की बात करने लग गए। तो वो जो जंप्स हैं वो रीडेबिलिटी खराब करते हैं। डू नॉट डू दैट। Okay, now that you have mentioned the problem, please state the methods in the literature that have solved this problem। This is your literature review। अच्छा, अब हम ना साथ साथ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि recently researchers working in unmanned domain have shown significant interest in the quadcopter due to its wide range of application। अब यहाँ पर बात ये है कि जब आपने कोई भी ऐसी चीज करनी है ना, ओके सर, हमने यहाँ पर ये एक चीज स्टेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यूएवीज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है और काफी रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। जब आप कोई भी चीज, एक तो जेनेरिक इंफॉर्मेशन है ना, आप कोई बात कर रहे हो, कोई जस्टिफाई कर रहे हो, फाइन। जब आप कोई चीज थोड़ी सी स्टेट कर रहे हो ना, आपने उसका रेफरेंस देना है। अब आप कहते हो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, अब मैं कहूँगा आप झूठ बोल रहे हो। किसने कहा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन? आपको किसने बताया? आपने बता दिया, मुझे इसने बताया। और इस पेपर में वो जाके देखेगा इसको किसने बताया, इसने भी बताया होगा, मुझे उसने बताया। करते करते बैक ट्रैक हो जाएगा अगर सारी जो चेन है वो सारी एक ऑथेंटिक है और ठीक है, ठीक है। आपने वो जो बात प्रोपोगेट कर रहे हो ना, कोई चीज प्रोपोगेट कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार पानी का ग्लास पकड़ाओ, तो ये मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि ये वजू करने का तरीका ये है, तो वो मुझे रेफर करना पड़ेगा। मुझे उसने बताया, मुझे उसने बताया, उसने बताया, करते करते बैक ट्रैक किसी एक ओरिजिनल ओरिजिनेटर जिसने उस चीज को इनिशिएट किया था वहां तक पहुंच जाएगी। फिर वो सारी बात ये है कि उस इनिशिएटर को आप सच मानते हो कि झूठ मानते हो, तो अगर उसको सच मानते हो तो फिर सारा कुछ सच है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज जब स्टेट कर रहे हो तो आपने एक रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफरेंस आपने इतना ही देना है सिंपल कि ये मैंने जो बात की ना उसके एंड पे सिंपल लिख देना है। ये तो पेपर और है, मैं एक सेकेंड, ये दूसरा पेपर मैंने खोल लिया, ठीक है। तो वो उस जर्नल का फॉर्मेट था कि उसका रेफरेंस स्टाइल उस तरह का था। तो यहाँ पर रेफरेंसेस हम ना नंबरिंग में, ज्यादातर हमेशा नंबरिंग में दे रहे होते हैं रेफरेंसेस। वो उस जर्नल का अपना स्टाइल था कि वो कहते नहीं हमने इस तरह से देना है, ठीक है। वो पूरा ऑथर का नाम, ये पूरा ऑथर का नाम स्टेट कर देते होते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे अडेप्टिव कंट्रोल इज अनदर नॉन लीनियर कंट्रोल मेथड दैट एडजस्ट द कंट्रोल सिग्नल बेस्ड ऑन द चेंजिंग डायनामिक्स। इट वर्क्स बाय एस्टिमेटिंग द सिस्टम पैरामीटर्स एंड एडजस्ट द कंट्रोल इनपुट। किसने कहा? आप कह रहे हो कि अडेप्टिव कंट्रोल एक और मेथड है, वो ये करता है। आपको किसने कहा? मुझे इसने कहा भाई, इसने, ठीक है। एंड पे सिर्फ मैंने ये मेंशन कर दिया, वो चीज मेंशन की, ठीक है, वो चीज मेंशन की और एंड पे ये लिख दिया। या ये तरीका लिखने का, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं
तो यहाँ पे हम यार नोटपैड खोल लेते हैं, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ इन 6, इस तरह से सेंटेंस में यूज करना। इन 6 मैं लिख सकता हूँ दी ऑथर्स इंट्रोड्यूस्ड एन अडेप्टिव कंट्रोल टेक्निक which जो ये करती है वो करती फला फला। ये भी तरीकेकार है एक लिखने का। या मैं ऑथर्स की बात नहीं लिखनी क्योंकि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या आपका हर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इन 6 the authors did this, in 7 the authors did this, in 8 the author, रेपिटेशन नहीं, क्योंकि एक अच्छा जो राइटिंग स्टाइल होता है ना उसमें चीजों की रेपिटेशन नहीं होती। आपने अगर एक पैराग्राफ में एक दफा लफ्ज यूज कर लिया ना इंट्रोड्यूस्ड, तो उस पैराग्राफ में दोबारा उस सेंटेंस में तो बिल्कुल ही नहीं, उस सेंटेंस में तो बिल्कुल ही नहीं दोबारा यूज करना इंट्रोड्यूस का वर्ड। उस पैराग्राफ के अंदर भी प्रेफरेबल है कि आप दोबारा वो वाला वर्ड यूज ना करो, बिकॉज रेपिटेशन स्टेट्स के इस बंदे के पास वो इन डेप्थ चीज नहीं है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो इसको दूसरा तरीका ये लिख सकते हो, द ऑथर्स इंट्रोड्यूस जगह आप कर सकते हो एन अडेप्टिव कंट्रोल इन 6 एन अडेप्टिव कंट्रोल टेक्निक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड which does this and that, ठीक है। या आप जिस तरह से पहले लिखा था अडेप्टिव कंट्रोल टेक्निक इज अ टेक्निक जो ऐसे ऐसे होती है और उसको आप इन्वेस्टिगेट कर, ठीक है। सेंटेंस के अंदर रेफरेंस यूज करने का तरीकेकार ये है कि आप इस तरह से कर दो, आप इस तरह से कर दो, एंड पे लिख दो, ठीक है। आप इस तरह से कर दो, बात करने के बाद वही एंड पे लिख दो, ठीक हो गया, सही है, ओके। तो यहां पर हमने ये शुरू में ये बात की। उसके बाद इन एडिशन टू मिलिट्री एप्लीकेशंस क्वाडकोप्टर्स हैव बिकम मेनस्ट्रीम इन द सिविलियन realm। किसने कहा कि सिविलियन में भी होंगे और मिलिट्री के अलावा सिविलियन में, इसने कहा भाई, इसने, मैं अपने पास से नहीं कहा, इस बंदे ने कहा, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स अ सिग्निफिकेंट रोल हैज बीन प्लेड बाय इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। किसने कहा कोविड-19 में इसने किया काम, रोल्स वगैरह किसने कहा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट करना चाहिए, आप चीजें नहीं भी कर सकते स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट होना चाहिए। ये मोस्ट प्रोबेबली ये शायद पिछले ही सेंटेंस का, इसी सेंटेंस की एक्सटेंशन है, ये इसी बंदे ने कहा हुआ है कि ये क्योंकि ये जो पेपर होगा ये पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो मैंने उसको इमीडिएटली कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे भी स्टेट किया जा सकता था। तो आपने वो पेपर को स्टेट किया, आपने पेपर के बारे में बात की, उसको साइट किया और फिर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस उसके बारे में आप मजीद कैरी करके लिख सकते हो, या वो सारा बात लिखने के बाद एंड पे ही वो आप स्टेट कर, ठीक है। तो इसी पेपर में मिलिट्री और सिविलियन में यूज हो रहा है, कोविड-19 में यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, वहां यूज हो रहा है, सारा। और फिर आपका वो सीक्वेंस चलता गया, सीक्वेंस सारा आपका यही है कि लिटरेचर क्योंकि आप मेथड मेंशन करो, ठीक है। और इसमें तो मेंशन करने करना ही, जब ये वाली बातें करें ना कि ड्रोन क्या है क्या नहीं सिस्टम, उस टाइम भी मेंशन करना है, ठीक है। एक अच्छे जर्नल पेपर में ऑन एवरेज 50+ गुड रेफरेंसेस होने चाहिए, अच्छे, और लेटेस्ट 5 years के होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 50+। और ये इंट्रोडक्शन लिटरेचर का ही सेक्शन है जहां पर आपके 95% ऑफ द रेफरेंसेस साइट होते हैं। मेथोडोलॉजी में आप साइट नहीं करोगे रेफरेंसेस ना, क्योंकि अगर आप मेथोडोलॉजी में साइट कर रहे हो, कर भी सकते हो, आप कह सकते हो कि ये फला मॉडल मैंने वो पीछे से लिया है, मेरा क्योंकि काम मॉडल लेना, मेरा मॉडल बनाने का काम था ही, मॉडल को कंट्रोल करने का काम था, तो ये मॉडल मैंने वो फला जगह से लिया, उसका रेफरेंस आप लगा सकते हो। लेकिन 95% रेफरेंसेस आपके इंट्रोडक्शन लिटरेचर में यूज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि 40-50 के बीच में आप ध्यान में रखो कि आप यहाँ पर लगाने हैं, आपने यूज करने हैं, ठीक है। और बिला वजह जबरदस्ती नहीं लगाने, क्या आप बस नहीं हर सेंटेंस में 3-3 रेफरेंस ढूंढ दिए, ठीक है। रेफरेंसेस पूरे आप करने को जो मर्जी करो, लो क्वालिटी बना लो अपना पेपर, लो क्वालिटी बना लो, आप भेजो, वो रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा, मेहनत वेस्ट होती रहेगी, साल साल पड़ा रहेगा पेपर, भेजो उसके अंदर 150 रिवीजन लेके भेज देंगे, आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। या आप पहली दफा क्वालिटी का काम करो और विदाउट रिजेक्शन एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने जितना मतलब जिस मर्जी एंगल से चले। मैं तो वो बता रहा हूँ कि जिसमें मैक्सिमम कोशिश ये है कि आप पहली दफा भेजो डायरेक्ट ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि अलग वगैरह भी जितने भी नहीं होते ऐसे ही होते डायरेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक देख लिया कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में हमने लिखना है। लिटरेचर रिव्यू में मैंने क्या बताया मेन, वो ये चीज सॉल्व कैसे की गई है, प्रॉब्लम जो आपने, ये जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे स्टेट की थी ना, ये चीज कैसे सॉल्व हुई थी, किन किन टेक्निक से। अब वो टेक्निक्स तो बहुत सारी होंगी, ड्रोन्स के ऊपर थोड़ी कंट्रोल टेक्निक्स लगी थी, बहुत सारी लगी होंगी, लेकिन आपने वेरी स्पेसिफिक और रेलिवेंस बिहेवियर शो करना है यहाँ पर।
आपका काम क्या है, आपके ज़हन में आना चाहिए। मेरा काम है, मैं स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लगा रहा हूँ, कंट्रोलर्स लगा रहा हूँ, कंट्रोलर्स में फिर मैं स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लगा रहा हूँ, और फिर मैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये दो काम कर रहा हूँ ना, और मैं लिटरेचर में सारा लिख दूं, एआई के जरिए ये एमएल की वो टेक्निक लगी, एआई की वो टेक्निक लगी, वो फलां भाई रेलिवेंस कहाँ गई? ठीक है, अगर मैंने एआई लगाई है और मैं कहूँ बैक स्टेपिंग ने ये किया, लाइफ में रीडिजाइन से ये हुआ, उसने ये टेक्निक, ओ भाई रेलिवेंस, रेलिवेंस आपकी काम से होनी चाहिए। तो आप अपने काम को जहन में रखो कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, मेंशन सम मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग ऑफ द क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर पे तो बहुत सारा काम हुआ है ना। क्वाडकॉप्टर के जरिए उन्होंने सर्वेलेंस के लिए यूज किए जाते हैं क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर आपके लाइफ सेविंग के लिए यूज कर सकते जाता है, एरियल मैपिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होते हैं, एम्बुलेंस के तौर पर यूज होते हैं, डिलीवरी के यूज होते हैं। कितने प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर कोई मेथड्स यूज किए ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, जेनेरिक वो दो चार कोई 10 5 10 वो आप थोड़े से डिस्क्राइब कर दो। फिर आप एक दो पैराग्राफ है, उसके बाद आप फिर आओ मूव करो, मैशल कंट्रोल मेथड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज दैट हैव बीन यूज्ड टू कंट्रोल द क्वाड। ये मेंशन द कंट्रोल मेथड्स, मेंशन कंट्रोल मेथड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। इसमें आप बता दो बैक स्टेपिंग भी लगा है, इसके अंदर आप बता दो लाइफ नोव रीडिजाइन भी लगा है, इसके अंदर आप बताओ पीआईडी भी लगा है, इसके अंदर आप बताओ स्लाइडिंग मोड का भी लगा है, और दूसरे उधर भी लगे हैं जेनेरिक के। ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग को इस तरह से सॉल्व किया गया है, कंट्रोल टेक्निक्स फिर इस पे लगी हैं, कंट्रोल टेक्निक्स में वो फलां फलां कंट्रोल टेक्निक लगी है। ठीक है, now that you are mentioning the literature solutions, please mention relevant solutions as well. For example, state SMC based work in literature. आपने पहले बता दी ना, लाइफ नोव लगा, ये लगा, वो लगा, सारी बातें बता दी, एक दो पैराग्राफ में ये बात खत्म कर दो आप। उसके बाद फिर क्योंकि आपका पेपर एसएमसी के ऊपर है, फिर आप जरा ना कोशिश करो कि 10 15 टेक्निक्स कम से कम, या इससे भी ज्यादा 20 25 गुड हो जाएगा। एसएमसी जो पहले लगे हैं, ठीक है, एसएमसी जो पहले लगा हुआ है कि एसएमसी से ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग हुई और उसने ये किया, इंटीग्रल एसएमसी किसी ने लगाया लेकिन उसने सिर्फ एटीट्यूड कंट्रोल किया, उससे ये हो गया। एसएमसी के बिहेवियर के बारे में बताओ कि वो पास्ट में इंप्लीमेंट हुआ है तो उससे क्या क्या हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। तो इफ यू आर अप्लाइंग एसएमसी इन योर रिसर्च वर्क, या जो भी काम कर रहे हो आप, उससे रेलिवेंट एआई की टेक्निक लगा रहे हैं ना, कंट्रोलर के ऊपर एआई की टेक्निक लगा रहे हैं, तो किसी ने कंट्रोलर के ऊपर एआई की टेक्निक लगाई है तो वो मेंशन करें। अगर आपको मिलता ही कोई ऐसा नहीं है तो आप फिर कुछ कुछ मजीद सेकंड स्टेप रेलिवेंस, आप कह देंगे एआई तुम आपको नहीं मिली, चलो ठीक है, कंट्रोलर के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन लगी है, कंट्रोलर के ऊपर आरएल लगी, कंट्रोलर के ऊपर ये लगा वो लगा, जितने मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चांस है कि आपको रेलिवेंस मिल ही ना रही हो, आपका काम ही इतना नोबल हो कि उसको बिल्कुल भी नहीं किया किसी ने पहले। तो ठीक है, फिर सेकंड स्टेप के रेलिवेंस पे चले, कि कंट्रोल तो किसी ने लगाया ही होगा ना, कंट्रोल के ऊपर कोई तो एल्गोरिथम किसी ने लगाया ही होगा ना, अगर एआई का नहीं भी लगाया, अगर एल्गोरिथम भी किसी ने नहीं लगाया तो चलो कंट्रोल तो लगाया होगा ना। थर्ड स्टेप पे चलो, फोर्थ, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट अवेलेबल जो आपके पास चीज है उसको आप फिर स्टेट करो। mention sliding mode control based techniques that have been used to control trajectory tracking। अब एसएमसी पता नहीं किस किस चीज पे लगा हो, एसएमसी लगा हो उसकी वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी एसएमसी लग सकता है, किसी भी चीज पे लग सकता है ना। ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग बेस्ड आपने बातें करनी है, क्योंकि आपने अपने पेपर की रेलिवेंस पे आपने लिटरेचर देना, आपने जेनेरिक नहीं लिटरेचर देना कि ड्रोन है, एसएमसी है, वो फलां करता नहीं। ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग प्रॉब्लम है आपकी, उस पर जो कंट्रोल टिक्स नहीं वो वाला आपने रेफरेंस देना है। अब राइट अ लिंकिंग सेंटेंस लाइक कंट्रोलर्स डोंट परफॉर्म ऑप्टिमली विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, कोई रेलेवेंस भी रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे भी आप जब बात कर रहे होंगे ना कि कंट्रोल मेथड्स और, फिर एकदम कहेंगे यार अभी तो सारे मेंशन करता, अभी एसएफसी के पीछे क्यों लग गया। तो आप यहां पे थोड़ा मेंशन करोगे कि सारी कंट्रोल इज वेरी गुड, बट एसएफसी के एक या दो सेंटेंस के अंदर उसके दो चार फायदे। स्लाइडिंग मोड कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक दैट प्रोवाइड्स फाइनाइट टाइम कन्वर्जेंस एंड दिस एंड दैट। और फिर आप एसएमसी के बारे में कहोगे इसने भी यूज किया, इसने भी यूज किया। रेलिवेंस के अंदर ना पहले और दूसरे पैराग्राफ का लिंक होना बहुत जरूरी है आपकी स्टोरी राइटिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपने बता दिया कि कंट्रोलर्स डोंट परफॉर्म गुड विद ऑप्टिमाइजेशन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। इनकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन लिटरेचर है ना, इसमें आप लिमिटेड नहीं हो टेक्स्ट में, तो इसमें आप बड़ी प्यारी, जितनी प्यारी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंट्रोलर डिजाइन, वो प्योर मैथ्स है और वो फैक्ट्स है, वो प्योर साइंस है। जो नया बंदा आपके
टॉपिक से नो हाउ ले रहा है वो यही सेक्शन है। इसके अलावा कोई बुक नहीं है, कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, वो यही पार्ट है जो है। तो इसमें जितनी चीजें आप बता सकते हो बताओ। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। यार ये बहुत जरूरी होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे ये बेहतर हो जाएगा। 2-3 लाइनें लिख दो, हमेशा कोई मसला नहीं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स विद कंट्रोल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंट्रोल्स। आप थोड़ा सा ये भी बता दो ना, हमने ये तो बता दिया कि इनका बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन आप ये भी तो बता दो ना, अगर इनको यूज ना करें तो कंट्रोलर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनको यूज करके कंट्रोलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ये जो है ना, ये 2 लाइनें ये वाली हाथ, मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ में ये दोनों पॉइंट्स आराम से कवर हो जाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में इसको एक्सपेंड करने की खास जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बोर नहीं करना। एक आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी है, दैट इज गुड इनफ। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका रीडर जो है वो प्रेप क्लास में है। एक्सपेक्ट किया कोई बेस है, उसको टॉपिक का कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक चीज को रीड करके ना थोड़ा सा देख सकता है, सोच सकता है। लेकिन आपने ये अज्यूम नहीं करना कि मैंने इसको कह दिया है 1:1, उसके बाद मैं कहता हूँ अल्फा इंटू बीटा, तो वो खुद ही लिंक ढूंढेगी। यार वो भी तो 1:1 11 को रिप्रेजेंट करता है, 1 को नहीं करता, और अल्फा इंटू बीटा। इस तरह की किसी पहेली में नहीं डाल देना रीडर को, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी सी और सीधी सीधी दे देनी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना किसी चीज को। Mention literature review for previous techniques that have been used with optimization algorithm for controlling। अब आप बताओ, ग्रे वुल्फ लगा फलां कंट्रोलर के साथ, वो जेनेटिक एल्गोरिथम लगा, पार्टिकल स्वार्म लगा, आर्टिफिशियल बी क्यों नहीं लगा, आर्ट क्यों नहीं लगा, नाम लेते जाओ, बताते जाओ। जो एल्गोरिथम ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग प्रॉब्लम के लिए जो सा मर्जी कंट्रोलर मिलता है आपको, एसएमसी मिलता है तो गुड इनफ, क्योंकि आपका काम एसएमसी नहीं मिल रहा तो ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम किसी भी कंट्रोलर के साथ जितने को मिलते हैं पेपर डाल। What optimization algorithms are being used with SMC? अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो कि generic controllers with controllers for controlling है। अब नेक्स्ट में आप कह दो कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स वही चीज कंटिन्यू कर रहे हो स्पेसिफिक टू एसएमसी। जेनेटिक एल्गोरिथम लगा एसएमसी के लिए साथ ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग के लिए, वो फलान लगा उसके साथ ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग के लिए, ये तो वो। Now that you have stated all the literature techniques, please mention their drawbacks। अब चूंकि आपका काम सिर्फ इतना है, लेट्स से कि आपका अगर काम सिर्फ इतना है कि ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग के ऊपर आपने अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में, अपने वर्क के अंदर कंट्रोलर लगाया और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लगाया बस, ठीक है, तो फिर आपका लिटरेचर है बस। अगर आपने एआई भी लगाई है ना, तो फिर एआई का पार्ट भी डाल देना लिटरेचर में, ठीक है। एआई यूज्ड विद कंट्रोलर फॉर ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग, अगर कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो फिर सेकंड स्टेप, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल पे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि सिर्फ कंट्रोलर लगाया और ऑप्टिमाइजेशन की है, इसलिए यहाँ पर नाउ दैट यू हैव स्टेटेड ऑल लिटरेचर टेक्निक्स, इसका मतलब ये है कि जो आपने काम किया ना उससे वैल्यूज पास्ट में जो काम वो सारा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अगर आपका काम और मजीद है तो यहाँ पर वो आप यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा कि आप लिख दो एआई टेक्निक्स विद दिस, क्योंकि ये इतनी एग्जांपल से कम सीक्वेंस समझ आ गया आपको कि यार किस किस तरह से मैंने मेंशन करना है चीजों को, राइट, थोड़ी समझ आ गई। नाउ दैट यू हैव स्टेटेड ऑल द टेक्निक्स, प्लीज मेंशन देयर ड्रॉबैक। आज ये ऐसे हुआ, उस बंदे ने ये किया, उस बंदे ने ये किया, उस बंदे ने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई वो होता है ना रिसर्च गैप एक पैराग्राफ में, वो निकालना है, वो स्टेट करना है। प्लीज मेंशन देयर ड्रॉबैक्स इन सच अ वे दैट द प्रॉब्लम कैन बी सीन बाय द रीडर। जो आपने शुरू में प्रॉब्लम नहीं बताई, आपकी रिसर्च की जरूरत क्या थी, वो आपने उनके ड्रॉबैक्स बतानी है। इन सब ने किया, लेकिन ना ये सारे लीनियर मॉडल लेते हैं जो कि रियल लाइफ में एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं सही चलेगा। यू विल प्रोवाइड द सोल्यूशन। आप प्लीज मेंशन देयर ड्रॉबैक इन सच अ वे दैट द प्रॉब्लम कैन बी सीन बाय द रीडर एंड यू विल प्रोवाइड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ आएगा, ठीक है, रिसर्च गैप, सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। दैट इज योर रिसर्च गैप, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। स्टेट द, ये बोली जाता है स्टेट द, ये एक ही बात है ना, ये देखो बुलेट पॉइंट्स हैं मेन का आगे। स्टेट द रिसर्च गैप इंट्रोडक्शन, दिस विल बी द प्रॉब्लम ऑफ फॉर व्हिच योर टेक्निक प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन। ये नहीं कि कोई रिसर्च गैप ऐसा था तो इसका सोल्यूशन आप नहीं दे रहे, ठीक है। रिसर्च गैप आपका रेलिवेंट होना चाहिए, आप अपने सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए रिसर्च गैप बता रहे हो। आप कहते हैं कि रिसर्च गैप इसमें ये है और मैं इस पेपर में कुछ और काम कर रहा हूं, तो वो रिसर्च गैप
सस्टेनेबल है वो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो अल्लाह हाफिज। ठीक है, रेलिवेंट रिसर्च गैप होना चाहिए आपका। नाउ प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन बाय डिटेलिंग योर रिसर्च टेक्निक। ठीक है, अब आपने रिसर्च किया, अभी अभी आप स्टेट करके हटे हो, ठीक है, उसके फौरन बाद अब आपने लास्ट, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ था रिसर्च का, लास्ट पैराग्राफ आपका अपना काम। नाउ प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन बाय डिटेलिंग योर रिसर्च टेक्निक। This is the last paragraph of the introduction section in which you will summarize the contribution of your research work. This is the most important part. People don't do it, but this is necessary. Every researcher expects कि यार इस इंट्रोडक्शन का आखिरी पैराग्राफ पढ़ ले तो वहां लिखा होगा इसने काम क्या किया, highlights of the paper. Summarize your contribution in the last paragraph of this introduction section. Summarize via bullet points is recommended. ठीक है, अब हम यहाँ पर चले जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, लिटरेचर चल रहा है, ब्ला 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 चल रहा है, इंट्रोडक्शन वो लिटरेचर चल रहा है कि उसने ये किया, उसने ये एल्गोरिथम लगाया, ये किया, वो किया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक ये चल रहा है, ये पीएसओ इसने लगाया है, तो हमने स्टेट किया, और तरीकेकार हम देख लेंगे। दिस एनालिसिस कैन हेल्प रिसर्चर्स ब्ला ब्ला, फर्दरमोर दिस एनालिसिस उसने जो लिखा ये चल रहा है। अब मैंने ये रिसर्च क्या पाया, in the dynamic model the literature primarily disregards the aerodynamic, air disturbance and gyroscopic movements. थोड़ा सा रिसर्च के आपका माहौल बनाओ। In this study the dynamic behavior of the quadcopter is therefore modeled using Lagrange model। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ही मैंने बता दिया। The mathematical model incorporates all these things। A state space representation भी मैंने बता दी, तो वो मैंने लगाई है। इन दिस रिसर्च द ऑल्टीट्यूड, ये मेरा काम आ गया, रोल पिच ये किया है, टर्मिनल एडेप्टिव कैप टेस्ट लगाया है, पेरियड फंक्शन लगाया है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था मेन चीज, ओवरऑल समरी ऑफ योर पेपर, लेकिन विद मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ड्स। आप सारा बताओ कि मैंने ये किया है, वो एब्स्ट्रैक्ट में एकदम बता चुके थे आप, लेकिन यहाँ पे मोर डिटेल्ड वर्जन बता दो कि उसमें मैंने ये किया है, देन बीएफजी लगाया है, the terminal study mode is designed to guarantee that the state system converges to the desired। अब उसके साथ जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में तो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी वर्ड्स की ना, कि बहुत लिमिटेड रहना है, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉब्लम स्टेट करके, ये भी प्रॉब्लम मैंने सिर्फ एक ही कैटर है, तो जितनी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम एलेबोरेट सी कर दोगे उतना बेहतर ही है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ आपकी मेथोडोलॉजी और समरी ऑफ योर रिसर्च वर्क भी है, और उसके जस्टिफिकेशन भी है साथ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टर्मिनल लगाया, तो क्यों लगाएगा टर्मिनल, उससे होगा क्या, ठीक है। The chattering fact is suppressed, और ये a hardware in loop। The main contributions of this research work is as follows। यहाँ आपने वो टेक्स्ट फॉर्म में बता दिया, आपको टेक्स्ट में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो आप सिंपली बता सकते हो मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग लैग्रांज। अगर कंट्रीब्यूशन है, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ वो कहीं कहा कि मॉडल मैंने वहां से लिया, फिर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इस पेपर में, तो वो सारे मैथ्स के लैग्रांज फॉर्मुलेशन के स्टेप्स शो करा के आपको बताया है कि डिजाइन कैसे होता है, फिर इसलिए लिखा है, नहीं तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। डिजाइन ऑफ ये कैप फिट कंट्रोलर लगाया है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैप फिट, अच्छा, डिजाइन ऑफ कंडीशन एडेप्टिव पेरियड फंक्शन इंटीग्रल टर्मिनल फॉर ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग ऑफ क्वाडकॉप्टर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग मोड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, खाली एसएमसी भी लगाया है, कैप फिट लगाया है, एसएमसी लगाया है कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, लाइफ ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस लगाई है। ये क्या है, बुलेट पॉइंट्स, मेन कंट्रीब्यूशंस, लास्ट पैराग्राफ है। यूज ऑफ 4 ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, ये मैंने किया है। 3D एलिमेंट ट्रैजेक्टरी मैंने की है, मैटलैब OD45 का एनवायरनमेंट यूज किया, अब हम डिस्क्रीट यूज करते हैं ऑलवेज ना, तो उस टाइम OD45 था। कंडक्टेड ग्राफिकल और टेबुलर एनालिसिस किए हैं, 5 परफॉर्मेंस इंडिसेस लिए हैं, ठीक है, 5 परफॉर्मेंस इंडिसेस, दैट्स इट। कंसीडर दिस इज नथिंग, कंसीडर दिस एज योर लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर इंट्रोडक्शन सेक्शन। उसके बाद ये लाजमी है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है सारे दुनिया के रिसर्च पेपर्स का, कि इसको आप करो लास्ट का भी लास्ट पैराग्राफ। इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि जो लिख चुके हो इससे ऑनवर्ड्स किस सेक्शन में क्या डिस्क्राइब है। द रिमेनिंग रिसर्च पेपर इज अरेंज्ड एज फॉलोज। सेक्शन 2, अब सेक्शन 1 तो बता चुका हूं ना, उससे आगे ऑनवर्ड्स वाली बात करनी। सेक्शन 2 डिस्क्राइब्स द मैथमेटिकल मॉडल। The novel proposed controller is designed in section 3. Optimization algorithms are described in section 4. The results are explained in section 5. In section 6, graphical table analysis are sections, ताकि रीडर को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना, उसको पूरा पेपर की हर चीज की हेडिंग ना पढ़नी पड़े, वो यहाँ से देख ले यार, मैथ्स के रिजल्ट्स में, मैथ्स के सिर्फ कंट्रोलर डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, तो यार वो सेक्शन 3 खोलना, तो बाकी छोड़, सेक्शन 3 खोल, ठीक है। उसे यार मैंने सिर्फ इसका एल्गोरिथम देखना है, तो ठीक है, फिर ये सेक्शन 4 खोल,
ये एक लाजमी चीज है, इसको मैं बस कंसिडर नहीं कर रहा कि लास्ट पैराग्राफ वो कंट्रीब्यूशन का, लेकिन ये लास्ट का लास्ट आप कह लो, ये तो है ही ऐसे, और हमेशा आपने डिस्क्राइब करना है आपका पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, तो तब तक पेपर पेपर में बात नहीं रहेगी वो वाली, ठीक है। ओके, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेक्शन प्लीज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेपर इन पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए फिर से हमारा बात, or your paper in a paragraph. You may or may not consider this as a large paragraph. Then write mathematical modeling section that defines your system dynamics. Then write controller design section. Then write section for optimization technique, RL या AI लगाए हैं उसके बारे में लिखो. Then results design section, graphical table representations करो. HIL की है if it is required उसके बारे में लिखो, नहीं लिखा तो अल्लाह हाफिज़ इसको करो. Write conclusion and feature works. ठीक है। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन मस्ट हैव एन ऑन एवरेज 50 जनरल पेपर रेफरेंसेस, और ये जनरल पेपर होने चाहिए, ये नहीं कि 10 साल पुराने कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जनरल पेपर्स होने चाहिए। रेफरेंसेस मस्ट बी फ्रॉम लास्ट ईयर्स, नो ऑर्डर देन दैट, ठीक है। आप कहोगे कुछ लिटरेचर देखो ना, आप मेंशन कर रहे हैं ना कि पहले ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अगर आप मेंशन करोगे 2005 में ये हुआ, तो रीडर कहेंगे 2005 के बाद आज 2025 आ गया, तो ये तो 20 साल गुजर गए, इसमें तो पता नहीं क्या क्या होगा, इसने तो लिटरेचर ठीक नहीं किया, ये तो बहुत पुरानी चीज मेंशन कर रहा है, ठीक है, ये तो बहुत पुरानी चीज मेंशन कर रहा है। जैसे मॉडल बहुत पुराने में बना हुआ तो मतलब आप मॉडल नहीं, मॉडल जैसी चीज आप पुरानी ही स्टेट कर सकते हो, आप 1980s की स्टेट कर दो, लेकिन जब आप कंट्रोल टेक्निक्स और इंप्रूवमेंट स्टेट कर जाओगे ना, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, वो मैक्सिमम लास्ट 5 इयर्स। मैं तो ये कहूंगा 2024 इस टाइम चल रहा है ना, तो आप 2023 और 22 में देखो, और 24 के देखो तो क्या ही बात है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है 21 पे चले जाओ, 20 पे चले जाओ, 19 पे चले जाओ, बस अगर कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि यहीं से ढूंढो, ठीक है। ओनली बेसिक डेफिनेशन कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल लिटरेचर, जो आपका सवाल है वो नेक्स्ट टाइम में लिखा उसका, ठीक है। बट द टेक्निक्स मेंशन्ड इन लिटरेचर मस्ट बी फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स एट मैक्स, द न्यूअर द रेफरेंस द बेटर इट इज, ठीक है। ये सारा ये जो मैं बता लेक्चर दे रहा हूँ ना, उसको मैंने खुद ही खुद ही लिखी हुई चीज मैंने सारी, ये जो लिखी है सब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब लेट से कि लिटरेचर यार मैं जब करने लगा हूं तो मैंने करना कैसे, तो इट इज बेटर कि आप पूरी वो टेक्निक को पढ़ लो, ठीक है, फाइन, इन देयर यू हैव समथिंग एल्स एज वेल। इसको मैंने कॉपी किया, वो रेफरेंस है, ठीक है, गूगल स्कॉलर में जाके इसी चीज को मैंने पेस्ट किया तो ये पेपर खुल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब मैंने इसको पेपर को खोला, ये मैंने ये पेपर खोला, अब ये इसकी हाइलाइट्स है वेरी गुड, इसने मुझे दे दी है, इसका एब्स्ट्रैक्ट इज गुड इनफ फॉर मी, इट इज गुड इनफ फॉर मी, इट इज बेटर कि आप 20 30 40 पेपर्स रीड करो, ठीक है। बट इफ यू आर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, अपना मास्टर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ठीक है, पूरा पूरा पेपर पढ़ो और फिर उसके बारे में आप लिखो कि इस पेपर में ये हुआ वो हुआ, इन 4-5 लाइंस एट मैक्स, 3-4 लाइंस। लेकिन अगर आप बन चुके हो रिसर्चर हो और आप बस आप मोमेंटम में हो, तो हर न्यू रिसर्च के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो मेरी प्रोफाइल है, मैं ब्रेन ट्यूमर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेन ट्यूमर के 50 पेपर्स पढ़ूंगा, फिर वो मैं रिसर्च करने के लिए तो उस पर काम करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन पेपर राइटिंग लिखना तो एब्स्ट्रैक्ट इज इनफ, एब्स्ट्रैक्ट इज इनफ फॉर यू। आप एब्स्ट्रैक्ट पकड़ो, जीपीटी को बेशक दे दो या खुद देख लो, इसकी समरी बता दे मुझे, जिस तरह से ये नहीं मैंने आपको दिखाया, ये कि अडैप्टिव कंट्रोलर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस एंड दैट, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको एग्जांपल के तौर पे। हाँ, adaptive controller is another technique जो कि यूज की गई है, it works by estimating this, furthermore machine learnings are used, बस ये इस पेपर को साइड करना था, इसके लिए 4 लाइनें लिखी हैं मैंने सिर्फ, ये नहीं कि उसमें 3 पैराग्राफ हो, तो 50 पेपर से तो 50 पेज बन जाए, 25 पेज बन जाए, आधा पेज भी दो किसी को, ठीक है। जस्ट स्टेट द मेन मोस्ट मेन हाईलाइट ऑफ द पेपर, इसमें एसएमसी लगाया, इसमें ये लगाया, और उसने ये किया, और उससे ये किया, और ये चीज, ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, एब्स्ट्रैक्ट में होती है, जो चीज आपने स्टेट करनी है ना एब्स्ट्रैक्ट में होती है, ये होगा रिजल्ट्स होगा, ये उसकी मेथोडोलॉजी होगी, ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा पेपर, एब्स्ट्रैक्ट का तरीकेकार ही है। बाकी तो फिर ये पूरा पेपर पढ़ के अगर आप लिखने लग जाओ, तो फिर तो बैठे रहो 2 साल बाद पेपर लिखा जाए, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद मशीन लर्निंग की टेक्निक्स है, एमपीसी लगाया उसने इस पेपर में, आरएल लगाया उसने इस पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखो जी,
उसके बाद मैंने इस तरह से लिखा है, इन एडिशन टू दैट अदर मेथड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द लिटरेचर फॉर ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग ऑफ द क्वाड कॉर्पस सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन लीनियर कंट्रोल टेक्निक सच एज, अब मैंने बता दी ना नॉन लीनियर कंट्रोल टेक्निक्स है, तो मैं फ्लो चेक करूं, सच एज बैक स्टेपिंग, इस बंदे ने बैक स्टेपिंग लगाया, फजी पीआईडी, इस बंदे ने फजी पीआईडी लगाया, इस बंदे ने ये न्यूरल नेटवर्क एमपीसी लगाया, इस बंदे ने ऑप्टिमल कंट्रोल लगाया, इस बंदे ने ये लगाया, मैंने एक ही सेंटेंस में देखो 5-6 रेफरेंसेस निपटा। अब रादर देन अकेले अकेले को इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूं, वो तो 10 पैराग्राफ तो बोले जी, ठीक है, फिर तो मेरा बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। स्लाइडिंग कंट्रोल हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स इन द लिटरेचर टू प्रोवाइड रोबस्ट एंड एफिशिएंट कंट्रोल, मुझे कहने उसकी तारीफ करता हूं किसी। अब ये सारे पेपर्स हैं जहां पे ये बात प्रूव हो रही है, रेफरेंसेस देखो, लाइन लगी रेफरेंसेस, ये सारे पेपर्स हैं जहां पर ये बात प्रूव हो रही है। इट इज डिजाइन टू बी रोबस्ट एंड अनसर्टेनिटी टू अनसर्टेनिटी, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कोई चीज, इस बंदे ने कहा है, इस बंदे ने प्रूव किया ये चीज, मैं क्लेम कर सकता हूं इस बंदे ने प्रूव किया। इट गिव्स फाइनाइट टाइम कन्वर्जेंस, इसी ने बताया, टू क्विकली दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जाता है, एसएमसी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग चैटरिंग, उसका प्रॉब्लम बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हम चलते गए आगे, तो चैटिंग बिकॉज इट्स क्विक रिजल्ट्स एंड ब्ला ब्ला, इस दो पेपर में ये क्या लगाया है उसने, स्टैंडर्ड वर्जन्स ऑफ एसएमसी, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेरिएंट्स ऑफ एसएमसी इज द टर्मिनल एसएमसी, ये मैंने बता दिया, टर्मिनल एसएमसी। In 28, a TSMC based dynamic flight controller has been proposed to control the quadcopter system with finite time convergence. बस इस पेपर में और कुछ नहीं बता रहा, another variant, क्योंकि मैं बात मैं कर रहा हूँ वेरिएंट्स और ये और वो, उस बंदे ने क्या रिसर्च की है वो, उसमें मैं इतना ज्यादा उसके बारे में पता लगी, फिर तो मुझे बुक लिखनी पड़ जाए ना, तो बहुत हो जाए, ठीक है ना। आप ये देखो ना, यहाँ मैंने स्टार्ट इस तरह से किया है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेरिएंट्स इन एसएमसी इज TSMC, ये बस। फिर अगला पेपर है इन 28 a TSMC based dynamic flight controller has been proposed to control the quadcopter system with finite time, बस। if the reader is interested, he can go to that paper and read it. If he is interested in TSMC, you can go there and read. You have provided the pathway. In that pathway, you do not have to describe the whole paper. Hence, literature review is few hours of work and nothing else. Because हर चीज को खोल के डिटेल में पढ़ के यहाँ स्टेट नहीं करना. You have to write your structure and sequence and a story, stating all things. जिसको इंटरेस्ट है उसकी डिटेल में जाना चाहिए. You have provided the pathway. Another variant is improved adaptive SMC. Has been employed in 29, which adjusts the sliding surface and controller based on the system uncertainties. This. उसके बारे में थोड़ी दे दी ना, गुड है यार. वेरियस एडवांस हाइब्रिड, अब बस उसको अल्लाह कर दिया, अब अगला भी आ गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ वेरियस हाइब्रिड वेरिएंट्स ऑफ एसएमसी हैव बीन यूज्ड. हाइब्रिड का मतलब एसएमसी के अलावा कोई और कंट्रोलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइटरेटिव लर्निंग एसएमसी, फजी टर्मिनल एसएमसी, एडेप्टिव एसएमसी, इंटीग्रल एसएमसी, इसमें यू मॉडल एनहांस्ड डबल एसएमसी, न्यूरो एडेप्टिव इंटीग्रल एसएमसी, ये सारे ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग क्वाडकॉप्टर के ऊपर है. एम ही नहीं है, वरना तो पता नहीं कौन कौन सा वेरिएंट किस किस मॉडल पर लगा है, ये रेलेवेंट है सारे, ठीक है. These approaches reduce oscillations, provide smooth control technique, and फिर उसमें मैं कमेंट्स भी दे रहा हूँ. ये नहीं कि सिर्फ वो बात ही स्टेट करनी है और बस स्टेट ही करते रहना, उसको स्टेट करके आपने इस तरह के कमेंट्स भी देने. These approaches reduce oscillations, provide smooth control technique, and quickly converge the errors that may occur at any given time. Moreover, asymptotic stability and finite time convergence in SMC units are granted by Lyapunov's theory. अगर मैं ये बात बोलूँ कि granted by this, ये तो मैं पहले कह चुका हूँ ना, ये रिपीट क्यों कर रही हूँ बात. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि Lyapunov theory से ये गारंटी है ये, ठीक है. Even after the evolution of advanced controls, the performance of controller is still affected by various factors attributed to the tuning control parameters. देख रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को ला रहा हूं मैं, तो फ्लो माहौल बनाया जा रहा है, पहले माहौल बनाया जा रहा है. Even after the evolution of advanced techniques, the performance of controller is still affected by various factors attributed to the tuning of control parameter, time delays, model inaccuracy, and external response. To improve the performance of controller, optimization algorithms have been employed. आगे यहाँ भी देखा जा सकता है in the literature. These algorithms are essential because they can optimize the tuning parameters of controller to achieve better system performance. An optimist can achieve higher level of accuracy, blah 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 blah, in controller. Several techniques have been reported. अब मैं डायरेक्ट ये मैंने बात की एसएमसी क्विक कन्वर्ज करता है, उसके बाद मैं कहूँ in 39 इंडोर ट्रैजेक्टरी हैज बीन blah blah with ABC. वो अगला कहेगा यार ये तो ये एसएमसी में बात कर रहा था, इसको एकदम एबीसी एल्गोरिथम कहां से याद आ गया. ये रहा वो लिंकिंग सेंटेंस.
इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग सेंटेंस, पिछले के अगले के साथ एक थ्योरी, एक लिंक रहना चाहिए ताकि रीडर को पता चले जरूरत क्या थी, इसका मकसद क्या है, ठीक है ना, इसके पीछे आइडिया क्या है जो एग्जिस्ट करता है। वो जब तक रीडर को नहीं पता चलेगा, आपने हर वो चीज दे देनी है कि यार ये चीज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट्सएवर द थिंग यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लोर, रेफरेंस दे दिया। इफ यू लाइक TSMC गो देयर, इफ यू लाइक ऑप्टिमाइजेशन गो हियर, इफ यू लाइक SMC गो देयर, यू आर गिविंग द पाथवे, ठीक है। उसके बाद ये सारे वो चलता गया चलता गया। तो ये तरीका है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पकड़ा और उसको लिख दिया। अब मैं ढूंढूंगा कैसे, मैं लिखूंगा ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग कंट्रोल, जितना ज्यादा वर्ड्स लिखूंगा ना उतनी सर्च में रिजल्ट्स कम आएंगे, ठीक है। जितना जेनेरिक रहोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग कंट्रोल क्वाडकॉप्टर, UAV भी लिख देता हूँ, और कुछ लोग क्वाड रोटर भी लफ्ज ज्यादा यूज करते हैं ना, मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। क्योंकि ये गूगल नहीं है ना, ये गूगल स्कॉलर है, तो यहाँ पर आपने ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, उसको ये नहीं कहना ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग कंट्रोल ऑफ अ क्वाडकॉप्टर सिस्टम, लफ्ज एक्स्ट्रा ना लिखो, ठीक है। ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग इनफ, कंट्रोल कीवर्ड्स लिखने हैं ना, क्वाडकॉप्टर, UAV, क्वाडकॉप्टर, ठीक है, एंटर। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सिस 2020। अब मुझे लेटेस्ट 5 साल के नजर आ रहे हैं। रोबस्ट ट्रेजेक्टरी टाइटल पढ़ के पता चल रहा है, था ये भी ये भी ये भी ये भी, ये 5 चैप्टर खोले, इनका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी किया, अपना सारा अपना एब्स्ट्रैक्ट, अपना इंट्रोडक्शन, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारा एक किसी AI टूल को आपने GPT को दे दिया, जेमिनी को दे दिया, उसको बताया कि मैं ये लिख रहा हूँ, अब मैंने लिखना है लिटरेचर बुक का सेक्शन लिखना है, तो मैं रेलिवेंस तो आपने पढ़ लेनी है ऑफकोर्स कि कौन कौन सी है, तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट दूंगा पेपर का, उसको आप मुझे शॉर्ट करके ना फ्यू लाइन्स में, 2-3 लाइन्स में लिख के दे दो कि जो मैं पेपर में साइट कर सकूं। आप ये कॉपी करो GPT को, तो आपको इस ये 15 लाइनों को 3 लाइनों में कन्वर्ट करके दे देगा, मेन बात। वो तो आप पढ़ के देख ही लोगे कि हाँ ये रेलिवेंट है, हाँ ये तो मुझे, क्योंकि मुझे तो 10 टाइटल पढ़ते सारी पता चल गया ना कि यहाँ ये PID लगा है, ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग है, ये तो बिल्कुल 100% रेलिवेंट, ठीक है। ये चीज पकड़ी, ये पकड़ा, 10 मिनट में ये 10 मिनट में 10 पेपर। तो GPT के अंदर आप एकदम सीक्वेंस बना लो ना कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके बाद आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देते जाओ उसको, ठा 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 ठा, तो आप ऐसे क्विकली रिस्पॉन्स बैक देता जाएगा और आपने उसको पेपर में ऐड करते जाना। तो आपने ये लिखा, उसके बाद आप फिर क्या लिख सकते हो, आप नेक्स्ट सर्च इस तरह से कर सकते हो, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल क्वाडकॉप्टर पे भी, इसके पेपर्स आ गए सारे। इसमें ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग मैंने नहीं डाला क्योंकि अगर स्लाइडिंग मोड लगा ना तो ये ज्यादातर यही होगा, एटीट्यूड एल्टीट्यूड ये इसी पे होगा, मुझे पता था, क्योंकि मैं ये ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग डालूंगा ना तो यहाँ तो नहीं ना लिखा ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग, तो वो ये पेपर ही ना शो करता, ठीक है। ये अल्टीट्यूड एटीट्यूड, समझ आ रही है, अल्टीट्यूड एटीट्यूड लिखा हुआ है, तो ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग नहीं लिखा तो शो ही ना करता। अब मैं आगे क्या लिखता हूँ, स्लाइडिंग मोड क्वाडकॉप्टर, इसको पीछे उड़ा दूं मैं, UAV जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये देखो ना क्वाड रोटर आ गया इसके अंदर, ये क्वाडकॉप्टर का पेपर है, क्वाड रोटर का पेपर है, राइट, ये क्वाड रोटर है, क्वाडकॉप्टर है, इसलिए दोनों अलग दिखे, तो लिखा रहना, ऑप्टिमाइजेशन लिख देता हूँ, एल्गोरिथम का वर्ड भी लिख देता हूँ, तो ऑप्टिमल न्यू वो आ गया विद मॉडिफाइड सुपर ट्विस्टिंग एल्गोरिथम, चलो ये तो ये है, ऑप्टिमाइजेशन का भी कोई होगा कोई ना कोई, तो लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम की होती है ज्यादातर ना, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा रेलिवेंट, ठीक है। ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ट्यूनिंग ऑफ TSMC फॉर क्वाड रोटर, ये लो आराम से साइट करो इसको, पेपर्स मिल जाएंगे, दूसरे पेज पे जाओ, तीसरे पेज पे, लेकिन इस 2020 पे क्लिक कर लो तो बेहतर ही है, ठीक है, ताकि न्यू न्यू मिले आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं, ये आपके साथ शेड है, आप जब इसको क्लिक करके खोलोगे ना तो ये इस तरह की चीज आपके पास खुल जाएगी, ठीक है। ये आपके साथ फाइल शेड है, इस तरह की चीज खुल जाएगी। आप यहाँ पर ये राइट साइड पे PDF आ रही है, ये लेफ्ट साइड पे कोडिंग है, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे किसी भी चीज पे तो उसके करीब 3 चीज वो कभी कभी ऊपर नीचे भी कर देता होता है, तो वो चीज खुल जाएगी आपकी ना। तो यहाँ पे आप, ये आपका पेपर है ना, इसमें आप मेन देखोगे यार ये कोड शोड है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करना, ये है बीच में टाइटल, यहाँ पे आप जो भी लिखो लिखो, रिकम्पाइल पे क्लिक करो, वो टाइटल आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेते हैं फिलहाल, तो वो तो जेनेरिक टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये सारी एप्लीकेशंस को एंड पे लिखेंगे, ये ऑथर नेम शेयर, ठीक है, एंड पे लिख लेंगे, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको नहीं छेड़ना, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, आप सिर्फ टेक्स्ट पे रहना है,
ये सारा ये एंड एब्स्ट्रैक्ट से पीछे पीछे इसके बीच में जो लिखोगे वो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। रिकम्पाइल पे क्लिक किया और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, ये रहे वो कीवर्ड्स। कोड को हमने छेड़ना ही नहीं। इंट्रोडक्शन है, ये लो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का ये सारा पार्ट लिखते जाओ। न्यू पैराग्राफ के लिए कोई कमांड की जरूरत नहीं है, पिछली और अगली लाइन में ब्लैंक लाइन आ जाए तो न्यू पैराग्राफ, ब्लैंक लाइन आ जाए तो न्यू पैराग्राफ शुरू हो जाता है, कोई कमांड देने की जरूरत नहीं न्यू पैराग्राफ की, ठीक है। यहाँ 10 लाइनें भी हो तो एक ही कंसीडर करेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। साथ साथ वो बाकी थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना, जो चीजें होंगी वो पूछते जाना, कोड की बेसिक चीजें वो तो समझ आती जाएंगी। किसी पेपर को साइट करना है ना, तो उसका ये तरीका होता है कि यूएवीज हैव इमर्ज्ड एज मेजर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और ये पेपर साइट कर दिया, ये वन, ये लिखा रहा है ना वन, ये पेपर साइट किया, उसको बैक एंड पे कोड में ओवरलीफ में लेटेक्स में इस तरह से हम साइट करते हैं। मल्टीपल तरीके में अच्छे मैं जो यूज करता हूँ जो ज्यादा इजी रहता है वो मैं कहूंगा। ये लफ्ज लिखते हैं स्लैश साइट और दिस थिंग, ठीक है, स्लैश साइट एंड दिस, ठीक है। उसमें क्या करना है कि ये पेपर आपको पसंद है, ये इन्वर्टेड कोमा पे क्लिक करना है साइट पे, ठीक है। यहां पर ये बिब टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि न्यू टैब में आ जाएगा ना, पुरानी सर्च खुली रहेगी, ठीक है। तो इसको जरा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा ये वेब टेक्स्ट, ठीक है, ये सारा कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपने एक फाइल बनाई भी होगी, नहीं बनाई तो आप एक न्यू फाइल बनाओ, यहाँ से न्यू फाइल, उसका नाम रखो और आगे डॉट बिब रख दो, जो भी नाम रखना, डॉट बिब, ये फाइल बनी। यहाँ पर ना आपने कहीं भी मिला के ना इसको पेस्ट कर देना है, फिर अगला पेपर उठाना है उसको यहाँ पेस्ट कर देना है, जिस तरह ये पेस्ट करना है सबको। इसके बीच में ये जो है ना आर्टिकल की, ये बीच में ये जो लफ्ज लिखा हुआ, ये जो लफ्ज लिखा हुआ कॉमा से पहले, ये जो लफ्ज लिखा हुआ, ये इसका ना ये साइटेशन की है, इसको उठाना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, बस वो खुद ही उसको ला के वहां फेंकेगा, खुद ही नंबरिंग देगा। आप ये 1 और 3 के बीच में यहाँ कुछ ऐड करोगे ना, खुद ही इसको 3 कर देगा, इसको 4 कर देगा और वो 2 बन जाएगा। सारे काम इसने खुद करने हैं। ये है ना 1 और ये है 2 और ये है 3, आप यहाँ पे एक नया रेफरेंस डालते हो बाद में याद आता है, तो वो ये खुद ही नंबरिंग कर देगा, वर्ड में लिखो तो सारी नंबरिंग। हाँ हाँ ये देखो ये 1 वो पहुंच गया नीचे भी लिख देता टॉप ऑफ द पेज, ये देखो टॉप ऑफ द पेज पे आ गया, लिख दिया उसने सारा, और रेफरेंसेस में भी इस तरह लिख देता है। ऑटोमेटिक ये लिखा है इसमें। आपने सिंपल वेब टेक्स्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है और ये साइटेशन की आपने यहाँ पर कोड में लगानी है। यहाँ पे एंड पे, ये पेपर के एंड है ना, पेपर के एंड पे रेफरेंसेस लिखना, उनको नंबरिंग वो वाली देना जो पीछे है, वो इनको नंबरिंग हर चीज उसने खुद करनी, और इनका टेक्स्ट का साइज पीटी सब बाय डिफॉल्ट है, कुछ चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ टेक्स्ट में ये चीजें लगानी, ठीक है। तो आई बिलीव के अभी इसके और सेकंड पार्ट एक और हम कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि इसके पेपर के अंदर ना कुछ चीजें और भी होती हैं देखने वाली, कि अगर आपने ये फिगर लिखी है ना, फिगर का नंबर और कैप्शन तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट में लिख रहे हो तो लाजमी आ ही जाएगा। इस फिगर को इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर टेक्स्ट के अंदर साइड भी करना है, ये नहीं कि हमें फिगर डाल दी, इमीडिएटली बिफोर ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। या कोई सीन ऐसा तो इमीडिएटली आफ्टर भी कर सकते हो। अगर ये फिगर 4 मैंने लिखा है ना, तो यहाँ की फिगर 4 मैंने मेंशन किया हो, ये तो इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से है ना, मैं किसी और पिक्चर पे जाता हूँ, ये फिगर 5 है ना, तो यहाँ पर फिगर 5 का लफ्ज होना चाहिए, ये असल में ना वो ये है ना कि फिगर साइज में बड़ी थी ना, तो वो टॉप ऑफ द पेज चली गई। मैं एक फिगर्स और इक्वेशंस के लिए सेम चीज है, आपने ये इक्वेशंस मेंशन किए ना, इक्वेशन नंबर्स हैं, तो आप उसको साइड करो टेक्स्ट में कि द रोटेशन एक्स वाई एक्सटर्नल टॉस बाय द मोटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं, ये तो आपने कैप्शन लिख दी ना, लेकिन कैप्शन के साथ आपने इस फिगर को यहाँ पर साइड भी करना है। किसी और पे जाते हैं, हाँ ये फिगर 6 है ना, तो ये असल में ये एंड पे पेपर पब्लिश होता है ना,
तो वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली आफ्टर के वो फिगर जो है ना वो टॉप ऑफ द पेज ज्यादा उनको ठीक लगी। मैंने क्योंकि इसको ये फिगर को यहाँ भी डाला हुआ था कि मैंने स्टेट किया ना इसकी इमीडिएट बाद फिगर आ जाए। फिगर 6 illustrates the chattering effect of SMC as state approaches to sliding surface। इवन तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है चीज, लेकिन मैंने ये फिगर साइट करनी है टेक्स्ट के अंदर, फिगर साइट करनी है, इक्वेशन साइट करनी है, इक्वेशंस कहीं दूर है तो जरूर साइट करनी है, नहीं तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं द स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग द पिच एंगल ऑफ द क्वाडकॉप्टर एज या आर। इमीडिएटली आफ्टर है ना तो मैं कह सकता हूं बगैर साइट के। लेकिन अगर कोई दूर इक्वेशन पड़ी है ना इधर उधर, ये वाली इक्वेशन है और उसको मैं यूज यहां करूं, फिर मैं उसका नंबर साइट करूंगा साथ में। ठीक है, इक्वेशंस, टेबल्स और फिगर्स, ये जो तीन चीजें हैं ना इनको आपने टेक्स्ट में साइट जरूर करना। जैसे यूज होती है फौरन, इमीडिएटली। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने जितने वेरिएबल्स यूज किए हैं सबको फौरन से यूज करते साथ ही उसको डिस्क्राइब करना है। ये इक्वेशन लगाइए, साथ ही अगले सेंटेंस में सबसे बाकी बातें बाद में करोगे, एक्सप्लेनेशन बाद में दोगे। पहले आप ये बताओगे वेयर वी इज द इनपुट वोल्टेज, आर इज दिस, आई इज दिस। पूरे पेपर में कोई ऐसा लेटर ना हो जिसको आपने डिस्क्राइब ना किया, नहीं होना चाहिए ऐसा लेटर। ठीक है, के आर ना हो, ये ना हो कि के आर किसी को मिले ना पेपर ढूंढता रहे जब क्या यार ये के आर की वैल्यू क्या है। अगर ये कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यूज बेशक रिजल्ट्स वाले सेक्शन में देना, पर देनी है इसकी वैल्यू। अगर ओमेगा एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल को डिस्क्राइब तो करते हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंट किसको करता है। कोई ऐसा लेटर नहीं होना चाहिए कहीं पे। ऑफ कोर्स कॉस को तो नहीं डिस्क्राइब करना ना आपने, लेकिन फाई को डिस्क्राइब करना है। फाई इज द yaw एंगल ऑफ द क्वाडकॉप्टर इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली व्हेन इट इज यूज्ड। नहीं तो इतना बड़ा पेपर होता है, किसी को कोई इक्वेशन इंटरेस्टिंग लगे तो पूरा पेपर पढ़े उसको चेक करने के लिए कहां डिस्क्राइब किया। इक्वेशन के इमीडिएटली बाद और फर्स्ट टाइम, बस। ये नहीं कि फाई को आपने यहां डिस्क्राइब किया तो दोबारा फिर कहीं फाई यूज हो रहा फिर डिस्क्राइब करो। वो फर्स्ट टाइम ही, जहां फर्स्ट टाइम, ये नहीं कि जहां मर्जी, फर्स्ट टाइम जब कोई लेटर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है उसको इमीडिएटली उसको डिफाइन कर दो कि ये लेटर से क्या मतलब है। ये एक्स वाले वेरिएबल्स फर्स्ट टाइम यहां पे यूज हो रहे हैं, ये फाइव पीछे यूज हो चुका है इसलिए यहां पे डिस्क्राइब नहीं किया मैंने। ठीक है, वहां पर मैं डिस्क्राइब कर दिया था। एक्स वेरिएबल्स फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं तो मैंने बताया द स्टेट्स x1 x3 x5 x7 x9 11 correspond to which role your x y z respectively। सिमिलरली x2 ये मैंने यहां बता दिया। अब मैं दोबारा x1 यूज करूंगा, मैंने नहीं बताना, एक दफा बता दिया। ठीक है, इमीडिएटली बाद बताना लाजम है। ठीक है, तो जो चीज आप कोई कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हो उनको बताना लाजमी है। और दूसरा ये कि हाँ, उसके अलावा आपने कोई भी एब्रीवेशन जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म, वेरियस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, एसीओ वगैरह तब तक नहीं यूज करना जब तक आपने पेपर में इसको एक दफा डिफाइन नहीं किया। ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये यूएवी से एक दफा मैंने डिस्क्राइब किया ना, उसके बाद मैं यूएवी यूज करूंगा। उसके बाद ये नहीं कि मैं पहले यूज करने लग, पहले डिफाइन करूंगा और एक ही दफा करना है। ये नहीं कि मैंने यहां पर भी यूएवी डिफाइन किया, 2 मिनट बाद फिर अगले पैराग्राफ में फिर मैं यूएवी, क्योंकि आप अगर जीपीटी वगैरह से लिखवा रहे हो ना, वो तो हर दफा आंखें खोल के लिखना है, वो तो हर दफा यूएवी की शॉर्ट फॉर्म डिस्क्राइब करेगा। स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते नहीं। ठीक है, ये यहां पर यूएवी डिस्क्राइब किया है, उसके बाद 3 पैराग्राफ बाद फिर यूएवी डिस्क्राइब किया होता है। भाई एक दफा डिस्क्राइब किया इनफ। उसके बाद आपने जब ये और इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि ये फुल और शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में, ये नहीं कि ये ब्रैकेट में प्लेजेशन रिमूव करने के लिए ये ब्रैकेट में और ये फुल ये खोल दिया। ठीक है, जो तरीका है वही। और आपने ये शॉर्ट फॉर्म यूज की है ना, तो इसी को फिर यूज भी करवा। यहां पे आपने शॉर्ट फॉर्म यूज की, फिर आप पूरा पूरा लिख रहे हो, क्या फायदा? शॉर्ट फॉर्म की क्यों लगाई थी? फिर यूज करना ना पूरा पूरा, फिर शॉर्ट फॉर्म रिमूव करना ना, फिर पूरा पूरा यूज करो। ठीक है, और एक दफा ये चीज डिस्क्राइब कर दी ना, और शॉर्ट फॉर्म सिर्फ उसी चीज को, सिर्फ उसी चीज की शॉर्ट फॉर्म आपने डिस्क्राइब करनी है जिसको आपने बार बार यूज करना है। पीआईडी की शॉर्ट फॉर्म लगाई, पीआईडी बार बार, ये एसएफसी एक दफा लगा दी ना, दोबारा डिस्क्राइब नहीं करना है इसको। ठीक है, एमपीसी दोबारा यूज हो रहा था इसलिए डिस्क्राइब किया, नहीं तो कुछ ना कुछ यहां पे हाँ, ये देखो बैक स्टेपिंग कंट्रोल को बीएससी नहीं बोला मैंने, क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने दोबारा यूज नहीं की पेपर में, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं करना मैंने। हाइब्रिड एसएमसी को एचएसएमसी नहीं बोला, ये एनएनबी न्यूरल नेटवर्क बेस्ड बैकलिनिजाशन, इसको एनएनबीएल नहीं बोला, जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आपने यूज नहीं करना दोबारा उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना।
ठीक है। और क्या होता है, हाँ, और आपने फिगर्स को, ये फिगर 3 है तो यहाँ पे इसके इमीडिएटली बिफोर फिगर 3 साइट होनी चाहिए, इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर टेबल्स, फिगर्स, इक्वेशंस, इमीडिएटली बिफोर ऑलवेज प्रेफरेबल। टेक्स्ट में साइट होनी चाहिए, साइट का मतलब है मेंशन इट, द चैटिंग इफेक्ट ऑफ एसएनसी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फिगर 3। यहां लिख दिया तो ये, उसके बाद फिगर, ये नहीं कि बस फिगर डाल दिया, उसको साइड भी करना है, टेबल डाल दिया उसको साइड भी करना है, इक्वेशंस को साइड भी करना है, ठीक है। तो फिगर डाल ही दिया सर। अच्छा, इसके अंदर ये है इंट्रोडक्शन, आपने सेक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन का आपने लिखते गए, इसमें आपने साइटेशन कर दी, गुड हो गया, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद ये ब्ला ब्ला चलता गया, अब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है, रिमेनिंग। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट सेक्शन की कोड खुद ही लिखा है आपने, कोई नाम चेंज करना नहीं, इसका नाम ये बीच बीच वाला ब्रैकेट ब्रूकेट कुछ नहीं छेड़ना, कोड को कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं छेड़ना। तो हमने इसको ये वाला सेक्शन चेंज करना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स कहीं चाहिए ना आपको, ये जिस तरह मैंने लिखे हुए उसका भी कोड लिख दिया, बिगिन एनुमरेट, एटम शैटम खुल जाए, ये बुलेट पॉइंट्स, ये मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। ये क्या होते हैं, ये नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4, इनोमिनेट से क्या था? ये नंबरिंग आई थी ना 1 2 3 4, इनोमिनेट। ठीक है, ये मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये इक्वेशन डालनी है कोई, ये वाली इक्वेशन, बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन, और बीच में आ गई ये इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस लिखने की कुछ जरूरत नहीं होती, मैथपिक्स का सॉफ्टवेयर वहां से हो जाता है, टेबल जनरेटर का वेबसाइट है, वहां से टेबल बन जाते हैं, सब ऑटोमेटिक होता है। शॉर्टकट्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। टॉक्स इंट्रोड्यूस, अच्छा ये इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, भारत ये आ गया, बिगिन फिगर, ठीक है। ये कोड एज इट इज है, आपने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें चेंज करनी है, ये है आपकी फाइल का नाम और ये है आपकी कैप्शन। आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे गए, अपने पीसी पे गए, ठीक है, आपके पास जो भी कोई चलो डाउनलोड्स में देख लेते हैं, कोई पिक्चर्स में देख लेते हैं, बल यहाँ पर सिलेक्ट, हाँ ये सिलेक्ट नहीं, फोल्डर नहीं, सिलेक्ट फाइल, फाइल अपलोड करनी है ना हमने, तो डेस्कटॉप में गए तो ये फिगर है, लेट्स से इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इस फिगर का क्या नाम है, ये आ गया, ये फोल्डर है ना, ये आ गई 2.png, यहाँ से ऐड किया था, ये अपलोड का बटन, अपलोड, अपलोड सिलेक्ट फाइल्स, और आपने यहाँ पे इस फोल्डर में अपलोड कर दी, ये मेन टेक्स्ट है, ये आपका वो मेन। अब मैंने उस फिगर को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे तो इस टाइम ये फिगर आई हुई ना, अच्छा यहाँ पर मैंने, ये है फिगर का नाम, ये इसको ऐसे रिमूव किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम ये लिखा हुआ है 2.png, 2 वो सजेशन भी आ रही है, क्लिक करूंगा 2.png, जेपीजी तो .jpg जो भी थी, ये जेपीजी थी, वो रखा, कैप्शन जो दिल किया, मेरा नाम आदिल है या चीज जो भी लिख लो आप, ओके, ईवी चार्जर इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा, तो मतलब कि हम यहाँ पर जो भी लिखे, तो ये रिकम्पाइल पे क्लिक करूंगा, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, फिगर चेंज हो जाएगी, और ये पिक्चर भी यहाँ पे फोल्डर में डाल सकते हैं, हाँ मैं डाल सकते हैं। और यही चीज अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं ना, ऐसे कंट्रोल सी और ऐसे करके कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको वो पुरानी वाली फिगर ले आऊं, पुरानी वाले का नाम है ड्रोन डॉट प्रोटेक्टर, वो यहाँ पे भी आ गया वैसे सजेशन में, और ये है, तो वो दोनों फिगर्स आ जाएंगे, यानी कि ये कोड कॉपी करना है, जहां दिल करे फिगर ऐड करने का वहां जाके इसको पेस्ट कर देना। कौन सी, ये और ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, हाँ इसी में काम करना, ठीक है। बाकी ये बुलेट पॉइंट्स करने, वो नंबरिंग थी ना, नंबरिंग 1 2 3, तो बिगिन एनुमरेट है, बुलेट पॉइंट्स मारने तो बिगिन आइटमाइज है, तो ये कोड है, ये चलता जाएगा, ये मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। इसके बाद वो इक्वेशंस आ जाती हैं, इक्वेशंस भी मैं क्विकली अगर आपको दिखा दूं, तो ये मैथपिक्स का सॉफ्टवेयर है, मैथपिक्स स्निपिंग टूल, ये डाउनलोड कर लेना आपने, स्निपिंग टूल, ठीक है। इसको खोलना है, ज्यादातर ये यहाँ पहुंच जाता है, खुलने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये खुल जाएगा, टाइम ऊपर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है इसका स्क्रीनशॉट का बटन, ठीक है। मैं एक पहले इक्वेशन खोलूं जिसको मैंने कॉपी करना है, मैंने ये इक्वेशन लेटेक्स कोड में लिखनी है, वैसे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा लिखते हुए, ये क्लिक किया इस पे, ये स्क्रीनशॉट लिया इसका मैंने, ये रीडेबल हो
ये ना हो छोटा सा हो, जितना जूम कर सकते करो, और कोई एक्स्ट्रा चीज ना है। ये टू शू नहीं लाने साथ में, सिर्फ ये, और ये मैंने छोड़ दिया, ये वेट कर रहा हूँ, ये लो, तो यहाँ से रीड करके चेक कर लो, ठीक है। और ये इसमें से टेक्स्ट आ गया, ये बिगिन इक्वेशन, इसको कॉपी कर लो, ये चौथा लेटर्स का कोड है ये, चौथा लेटर का कोड है। चौथा लेटर्स का कोड है ये आप, ये आपको पता लग जाएगा, ये आप चौथा वाला कॉपी कर लो, ठीक है। और ये हाँ, तो ये चौथे वाला कॉपी कर लो, और ये आपने यहाँ पर लाकर ऐसे पेस्ट कर दिया, तो वो बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन भी लिखा आ गया साथ। अगर आपने पहले से लिखा हुआ था तो चलो डबल टाइम तो नहीं ना लिखना, उसको रिमूव कर लेना। तो ये इक्वेशन ऐड होगी वो, ये देखना सेक्शन 6 में कुछ भी नहीं है ना अभी, ये लो सेक्शन 6 में इक्वेशन आती है, वो नंबरिंग ऑटोमेटिक है, ये नंबरिंग ऑटोमेटिक अगर स्पेस दे दी उनके पास में। है। वो ये 4 थी ना इक्वेशन, ये 5 है, तो पीछे ऐड करेगा ये 6 हो जाएगी। अगर मैं स्पेस दूं इक्वेशन के में तो इंडिविजुअल नाम आने लगते हैं, मैं लिखता हूं इसको 5 में इसको 6 में उसका फिर वो बिगिन इक्वेशन और ये लाइन लिख के ऐड इक्वेशन कर दो, दूसरी को अलग इक्वेशन अलग, वो डिफरेंट तरीके हैं, वो एडवांस मेथड्स निकलते जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक वेबसाइट है टेबल्स जनरेटर, टेबल्स जनरेटर के नाम से है, tablesgenerator.com। यहाँ पर जाके आप यहाँ पर टेबल सारा बना लो जिस तरह से आप बनाते होते हो, जिस तरह भी बनाने को दिल करे आपका, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, यहाँ लिखा चैटलिंग टाइम, राइस टाइम, ब्ला 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 ब्ला, जनरेट पे क्लिक किया, ये सारा लेटेस्ट का कोड, कॉपी पेस्ट वहां पे करो, और यही इक्वेशन ना, ये कॉपी एमएस वर्ड पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे आप वर्ड में जाकर इस इक्वेशन को, ये कॉपी एमएस वर्ड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। वर्ड में जाकर आप इसको जब पेस्ट कर रहे हो ना, ये देखो, तो ये ऐसे लग रहा है आपने इंडिविजुअल लेटर ऐड किए हैं, पूरा एडिटेबल है, ठीक है। वो लग रहा है कि आपने एक क्लिक किया, एडिटेबल, ठीक है। तो वर्ड में भी आ जाती है, और इसमें बस ये चीज होती है ना कि ये लिमिटेड है, ये 15 स्नैप्स रिमेनिंग है, पर मंथ 15-20 मिलती हैं, इंस्टीट्यूट वाला उसको 20 मिल जाती है, जो पर्सनल होता है उसको, तो ये 500-600 रुपए की है पेमेंट, उसकी जरूरत नहीं है। नया जीमेल लगाओ, 10 और मिल जाएगी, 20 और मिल जाएगी, बंदे के बहुत जीमेल्स होते हैं, लगाते जाओ और चेक करते जाओ, महीने बाद रिन्यू हो जाती है। तो हाँ, क्रैक नहीं तो जरूरत ही कोई नहीं, मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 5-6 जीमेल जितने भी आप लगाते जाओ, और आप नया लॉगिन करते जाओ, आधे मिनट में लॉगिन हो जाता है, 20 स्नैप्स बहुत होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है, तो ये मेन चीजें हैं सारी।